हम्म। नहीं, ऑनेस्टली। अच्छा, ओके 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 ओके। माइक खोल के बोल सकते हो वैसे। द सेशन विल बी इंटरैक्टिव, अच्छा लगेगा फिर। ओके, तुमने किया था थोड़ा बेसिक सा, चलो दैट्स वेरी ग्रेट, रियली ग्रेट, दैट्स नाइस। एक्चुअली मैं पहले, मतलब मैं सोच रहा था जब मैं ये सेशन करवाने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कि क्या-क्या चीज़ें मतलब पहले करवानी चाहिए बिफोर एक्चुअली डाइविंग इनटू रिवर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आई एम अ वेरी बिगिनर इनटू दिस फील्ड, मुझे लगभग 3-4 महीने हुए हैं। और इन 3-4 महीनों में मतलब कुछ-कुछ चीज़ें ही जानी है, क्योंकि ये फील्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके। एंड आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो एक बस 0.1% होगा जितना भी है। एंड असेंबली लैंग्वेज का ये फर्स्ट लेक्चर है, आई गेस इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा सेकंड एंड थर्ड लेक्चर्स में भी, क्योंकि 1-2 लेक्चर्स में तो ये होने वाला नहीं है, ठीक है? लेक्चर बोलना सही नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग, आई एम नॉट अ टीचर। रेकॉर्ड के করছে। हाँ, रिकॉर्ड कौन कर रहा है? रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? मैं मैं भी अपने साइड से करता हूँ। चलो, ओके, आई होप सो हो रहा है। हाँ, हो रहा है, ठीक है। ओके, तो वही चीज़ है कि एज़ आई वाज़ सेइंग कि ये जो चीज़ है ना, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग जो चीज़ है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ़ असेंबली नहीं होती, ठीक है? डेफ़िनिटली असेंबली लैंग्वेज का ये सेशन है, बट असेंबली लैंग्वेज को समझने से पहले लाइक आई वुड से कि कुछ-कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। चाहे वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल नंबर्स की बात करूँ या मैं बात करूँ मेमोरी एड्रेसिंग की, जहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है? विल कम टू दैट। चाहे हम ASCII नंबर्स की, आई मीन ASCII सिस्टम की बात करें, या हम बात करें आई मीन मदरबोर्ड में जो तुम्हारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है? एंड कैसे CPU इंटरैक्ट करता है रैम के साथ, एंड कैसे एक एक्चुअल CPU दिखता है, एंड कैसे वो रजिस्टर्स होते हैं, लाइक बहुत चीज़ें हैं एज़ यू कैन सी। तो हम ये थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा स्टार्टिंग में, बट स्टिल देन आई गेस ये इम्पोर्टेंट है, एंड इसको समझना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम जाएँगे थोड़ा प्रैक्टिकल पे, ठीक है? तो या इस ये सब देखते हुए फिर आई गेस आई शुड स्टार्ट। आई होप मेरी वॉइस का कोई इश्यू नहीं है, राइट? नहीं, मस्त एकदम सही है। ओके, तो देखो मतलब आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि ये जो प्रोसेसर आप देख रहे हो फिलहाल यहाँ पे, ये थोड़ा साई-फाई सा प्रोसेसर लग रहा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ठीक है? ये जो छोटा-सा चिपसेट जो दिख रहा है आपको, इसकी डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। मतलब देखा जाए, अगर हम बात ही करें, मैं इंटेल प्रोसेसर्स की हिस्ट्री की अगर बात करूँ ना, ठीक है? तो मतलब 1971, ठीक है? मी फर्स्ट ओपन अप, ओके, या तो इट वाज़ 1950 कितना था, 1971, राइट? जस्ट अ सेकंड, थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं, अच्छा रहेगा। तो 1971 में सबसे पहला जो सीपीयू जो था वो आई मीन लाइक द फर्स्ट आर्किटेक्चर व्हिच वाज़ बेसिकली 4 बिट, ओके, 1971 में तुम्हारा 4 बिट का आर्किटेक्चर आया था, ओके, 4 बिट। 4 बिट का मतलब ये है कि मतलब जब बात करते हैं 4 बिट की, यानी कि बिट का मतलब है कि आइदर आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो उसको 0 से या आप रिप्रेज़ेंट करोगे उसको 1 से, दैट इज़ 1 बिट, ओके। 1 बिट का मतलब वो होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 0, 1, 0, 0, तो 4 बिट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले जो सीपीयू के जो आर्किटेक्चर्स आए थे, वो 4 बिट प्रोसेसर पे काम कर रहे थे, एंड उनकी क्लॉक स्पीड आई गेस अराउंड 740 किलोहर्ट्ज़ की थी। विल नॉट गेट इंटो क्लॉक स्पीड, बट उसके बाद क्या है कि जो सेकंड चीज़ जो आई थी, अब क्या बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने इंटेल वालों ने क्या किया कि 8 बिट के सीपीयू प्रोसेसर्स जो है वो इन्वेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है? वो डेवलप किया उन्होंने। उसका नाम था इंटेल 8080, इंटेल 8080 कहा गया उसको। इन प्रोसेसर्स के अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं, ठीक है? तो इंटेल 8080 आया, जो कि 8 बिट का था, यानी कि आप इसमें और 4 ज़ीरोज़ ऐड कर दो, 0, 1, तो आपके जो मेमोरी एड्रेसेस है या जो डेटा है, क्योंकि सीपीयू तो मतलब ज़ीरोज़ एंड वन्स ही समझते हैं, राइट? तो लेकिन कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन्स के साथ वो मतलब आई मीन एक्शन परफॉर्म कर सकता है, राइट? तो इधर इट कैन बी 4 बिट, इट कैन बी 8 बिट्स, इट कैन बी 16 बिट्स। तो धीरे-धीरे डेवलपमेंट होती रही। उसको जो 8 बिट वाला था, उसको हमने कहा इंटेल का 8080 प्रोसेसर। अब जो थर्ड डेवलपमेंट आई ना, ठीक है? उसमें क्या हुआ कि उन्होंने और एक्सटेंड किया और उसको वो लोग 16 बिट तक लेके चले गए, ठीक है? माइंड माय हैंडराइटिंग, बट ठीक है, डज़न्ट मैटर। तो उन्होंने क्या किया, इसको 8086 कहा।
इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को 8086 कहा उन्होंने, ठीक है? एंड 16 बिट का मतलब आई होप तुम समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप 0 1 को 16 टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हो। सीपीयू उसके साथ डील करेगा। विल कम टू दिस, आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी जब हम थोड़ा और डीप में जाएँगे, बट एक ओवरव्यू देना ज़रूरी है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने मतलब जो 32 बिट एरा जो था, ये बहुत ही सक्सेसफुल था, 32 बिट सिस्टम्स के लिए। ये आया था अराउंड 1985, ओके, 1985 के आसपास आया था। एंड क्या हुआ कि यहीं पे मतलब मल्टीटास्किंग जैसी चीज़ें आई, ठीक है? यहाँ पे 4 जीबी रैम का कॉन्सेप्ट आया था, ओके, लाइक 1995 में ही आ गया था 4 जीबी रैम का कॉन्सेप्ट, ठीक है? एंड दिस वर्जन ऑफ x86 बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ डिकेड्स, मतलब ये डिकेड्स तक एक स्टैंडर्ड बना था ये। एंड आज भी आई गेस आई मीन x86 थोड़ा बहुत दिखाया भी जाता है। काफ़ी सारे कुछ-कुछ ऐसे कंप्यूटर्स प्रेज़ेंट हैं, जो 32 बिट्स आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं, ठीक है? एंड ऐसे ही कर के 32 बिट से फिर उन्होंने एक्सटेंड किया 64 बिट पे, जो करंटली चलता है, ठीक है? तो ये कुछ डेवलपमेंट है जो आपको दिख रही होगी कि कितना मतलब डेवलप किया गया है चीज़ों को, ओके। एंड लेकिन एक क्या हुआ ना कि इंटेल वालों ने क्या किया ना कि उन्होंने एक न्यू आर्किटेक्चर लॉन्च करने का ट्राई किया, लेकिन ये फेल्ड अटेम्प्ट था। इट वाज़ बेसिकली आइटेनियम। ये जो नाम था ना, इट वाज़ बेसिकली आइटेनियम, ओके। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इंटेल वालों ने क्या किया, और ये अपने प्रोसेसर्स को अपने ऐसे कुछ स्ट्रेन से नाम देते हैं बेसिकली। एंड उन्होंने क्या किया कि इसे कहा आइटेनियम, एंड ये एक न्यू आर्किटेक्चर को प्रपोज़ करने की कोशिश थी बाय इंटेल, ओके। एंड फिर क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो न्यू आर्किटेक्चर था ना, ये कंपैटिबल नहीं था x86 के साथ। एंड कमर्शियली बहुत ज़्यादा फेल हो गया ये, मतलब बहुत सारे अनवांटेड रीराइट हो रहे थे उनके सॉफ्टवेयर में, उनके सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ ना कि एएमडी जो था ना, एएमडी काफ़ी स्मार्ट था। एएमडी ने क्या किया कि x86 को ही ना उन्होंने मतलब एक्सटेंड किया, एंड उन्होंने फिर इसको कहा x86 64, ओके। x86 आर्किटेक्चर को उन्होंने एक्सटेंड किया, एंड उन्होंने इसको एक्सटेंड करके बना दिया x86 64, मतलब 2003 की बात है ये, जब एएमडी ने क्या किया ना, एथलॉन करके प्रोसेसर का नाम था, एथलॉन, एटीएचएलओएन, एथलॉन करके प्रोसेसर था। उन्होंने एथलॉन 64 प्रोसेसर को लॉन्च किया, इसका नाम था एथलॉन 64 प्रोसेसर। एंड इंस्टेड ऑफ इन्वेंटिंग अ कंप्लीटली न्यू आर्किटेक्चर लाइक इंटेल ट्राइड विद आइटेनियम, एज वी कैन सी, ओके, एएमडी एक्सटेंडेड द एक्जिस्टिंग x86, उसको x86 कहते थे जो आप 32 बिट में देख रहे थे बेसिकली। सो इट एक्सटेंडेड the existing x86, I mean, sorry, existing 32 bit architecture to 64 bit। एंड फिर इंटेल की भी आँख खुली, और उन्होंने क्या किया ना कि उन्होंने सेम चीज़, जैसे कि एएमडी के सक्सेस को देखते हुए, उन्होंने क्या किया कि 64 बिट के जो एक्सटेंशन था, उसको उन्होंने भी अपने प्रोसेसर्स पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। एंड दिस हाउ बेसिकली द 64 बिट आर्किटेक्चर केम इनटू प्ले। सो या मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब कि कैसे इन प्रोसेसर्स के बीच इतना कुछ हो रहा है, एंड इस कैसे ये कंपनीज़ एक साथ कम्पीट करती है, एंड इनसे ही सीख-सीख के आगे बढ़ती हैं। ये हर जगह एक तरीके से देखा जाए। तो आई होप इतना क्लियर है, आई होप इसका कुछ इश्यू नहीं था अब तक, राइट? ऑलराइट, ऑलराइट, सो वी कैन गो। सो देखा जाए तो असेंबली हर जगह है, ओके, लेट मी शो दैट टू यू फर्स्ट। असेंबली इज़ एवरीवेयर, लेट मी शो यू। इस सेशन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा पहले, उसके बाद हम जाएँगे, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि भाई मैं क्या सीखने वाला हूँ। ऐसा ना हो कि बस चीज़ें करते रहें और समझ ना आए मीनिंग। ओके, लेट मी सी। Let's go to reverse engineering. I have a software. So I have already a binary. If I just do back me one, तो आपको देख सकते हो कि ये एक बाइनरी है, ये एक एल फॉर्मेट है, जैसे विंडोज़ में डॉट ईएक्सई होता है ना, वैसे ही लिनक्स में ये क्या है कि तुम्हारा एक्सटेंसिबल लिंकेबल फॉर्मेट होता है ये। एंड ये जो देख रहे हो 64 बिट का है, एंड डेफिनेटली एक लिनक्स बेस्ड फाइल है, अल्टीमेटली लिनक्स बेस्ड एग्जीक्यूटेबल है, नॉट फाइल। एंड मैं अब इसको लोड कर रहा हूँ एक डिबगर के अंदर, कुछ बहुत सारे टर्म्स हैं, विल कम टू दैट, डोंट वरी, मैं बस चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। एंड लेट्स डिसअसेंबल, ये सब आप खुद से भी करोगे, डोंट वरी। तो ये जो देख रहे हो ना, ये एक ये असेंबली है बेसिकली, दिस इज व्हाट असेंबली लुक लाइक्स, ओके। एंड ये सी का प्रोग्राम है बेसिकली, एक बेसिक सी का प्रोग्राम है जो प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर स्कैनफ को भी कॉल कर रहा है। ये कुछ कॉल दिख ही रहा होगा, इतना तो समझ ही आ रहा होगा, राइट? यहाँ पे मेन फंक्शन जैसी चीजें भी, लाइक मेन फंक्शन पे जंप कर रहा है, मेन प्लस 133 113। तो कुछ ऐसी चीजें हम देखने वाले हैं, एंड इस सेशन के बाद हम एटलीस्ट असेंबली खुद से लिख पाएंगे, ओके, थोड़ा बहुत तो जरूर लिख पाएंगे। तो
चलो यार, मतलब बट उससे पहले बहुत सारे प्रीरिक्विज़ाइट्स हैं, हम काफ़ी बड़ा एक स्टेप बैक लेने वाले हैं। जहाँ पे मैं आपको लेके गया अभी, ठीक है? उससे शायद हम हज़ार कदम पीछे आने वाले हैं एंड हम एकदम बिगिनर से, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को एंड देन वी विल अंडरस्टैंड थिंग्स। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बताने वाला हूँ, वो रेलेवेंट है रिवर्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आई हैव क्रिएटेड अ सीपीयू एमुलेटर फॉर यू। मैंने एक बेसिक सा सीपीयू बनाया है, ओके? जो मैं आपको दिखाऊँगा एंड आपको दिखेगा कि कैसे एग्ज़ैक्टली एक सीपीयू एग्ज़ीक्यूट होता है। तो या, विल कम टू दैट। आई होप यू गाइज़ आर एबल टू फॉलो। अगर मेरा वॉइस इश्यू हो तो बताना। ऑलराइट, ऑलराइट। तो एक बात बताओ, मतलब हम अपने नॉर्मल लाइफ़ में देखा जाए तो नंबर्स की बात करते हैं, राइट? वी टॉक अबाउट नंबर्स। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। हम काउंटिंग करते हैं, राइट? तो ये क्या है? ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। दिस इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? ये बेस 10 इसको हम कहते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे हम यूजुअली 10 डिजिट्स में काउंटिंग को देखते हैं। हम 0 से 9 तक काउंट करते हैं, राइट? आप 0 से 9 तक काउंट करते हो एंड 9 के बाद फिर से वो 1 0 होता है, फिर 1 1 होता है एंड 1 1 होने के बाद इट बिकम्स 1 2 1 3, राइट? बट स्टिल 1 9 के बाद वो 2 0 हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है कि आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 लेकर एंड आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी को क्या करते हो कि इन 10 डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। अब क्या है ना कि अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 का एग्जांपल लेंगे। तो हमने बचपन में पढ़ा है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, राइट? ये सबने पढ़ा ही है, राइट? कि वंस का प्लेस होता है, टेंस का प्लेस होता है, हंड्रेड्स का प्लेस होता है, 1000 का प्लेस होता है। इतना तो हमने किया ही है, राइट? आई एम लुकिंग फॉर अ रिस्पांस। Yep. ओके। तो 1 2, तो यहाँ पे कैसे पोजिशनल वैल्यूज मैटर करती है, मैं वो पहले दिखाता हूँ। 1 2 3 4 का मतलब है कि सिंस 1 के पास 1000 का स्पेस है, ठीक है? तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि 1 इंटू 1000 किया मैंने, प्लस 2 का क्या है, 100 का प्लेस है, तो 2 इंटू 100। 3 के पास 10 का प्लेस है एंड अकॉर्डिंगली 4 के पास 1 का प्लेस है, जो वंस, टेंस, 100, 1000 हम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 इंटू 3 जीरोस है, तो यहाँ पे सब साइंस के स्टूडेंट हो तो बताने की जरूरत है नहीं। 10 की पावर 2 एंड देन 10 की पावर 1, ओके? एंड अकॉर्डिंगली एनीथिंग एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट? तो आप ऐसे बेसिकली इवैल्यूएट करते हो, तो ये इसे पोजीशन कहते हैं, कि ये पोजीशन वैल्यूज कहते हैं हम इस चीज को। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिजिट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक वैल्यू मिलती है, जैसे कि 1 2 3 4 मिलता है। ऐसे बेसिकली हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हमेशा से लेके आए हैं। बट ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ, कंप्यूटर की भाषा में होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पे हम सिर्फ 0 और 1 तक जाते हैं, फिर खत्म, यहीं पे नंबर खत्म। देयर इज नो 2, देयर इज नो 3, देयर इज नो 4। 0 एंड 1 आर दी ओनली नंबर्स, इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो ईच बाइनरी डिजिट इज आल्सो कॉल्ड अ बिट, क्योंकि यहाँ पे बिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो ही डिजिट्स हैं, राइट? तो एक को अगर कहेंगे तो दैट इज अ बिट। मैंने पहले भी ये बात बताया था। इनके पास सिंस वहाँ पे 10 था, 10 नंबर्स थे 0 से 9 के लेके, तो हम वहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 लिख रहे थे। बट सिंस यहाँ पे दो नंबर्स है बाइनरी के केस में, तो यहाँ पे जो पोजिशनल वैल्यूज होती हैं वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। हम एक बाइनरी नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 1 0 1 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 1 0 1 0 है, ठीक है? ये एक बाइनरी नंबर है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो सबसे पहला वाला जो बिट है, मैं इसको बिट कह रहा हूँ क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नंबर को, एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर जो आप नंबर देख रहे हो, पहला वाला, उसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। यानी कि इसके पास जो पावर है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है, राइट? 2 की पावर 4। वहीं पे एक एलएसबी है हमारे पास, जिसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, क्योंकि इसकी पावर जो है, पास जो पावर है वो 2 की पावर 0 है, राइट? तो इसकी पोजिशनल वैल्यूज को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आएगा, 1 इंटू 2 की पावर 4 एंड अकॉर्डिंगली हम करेंगे वो सेम चीज़। वैल्यूज इवैल्यूएट करेंगे तो डेसिमल में हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी कि ये 26 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यानी कि जो आपने देखा 1 1 0 1 0 जो भी था वैल्यू यहाँ पे, ओके, ये एक्चुअली डेसिमल में 26 होता है। And यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो 10 जो यहाँ पे इसके नीचे सफिक्स में लगा हुआ है, सफिक्स और प्रीफिक्स नॉट श्योर, बट ये 26 है। तो इसके अलावा देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे लिए, मैंने आज तक उतना इसका देखा नहीं, मैंने अब तक इसका इतना यूज़ केस, बट पढ़ लेना, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। सिंस हमारे लिए रेलेवेंट जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें हम जा रहे हैं।
ओके, हम उसकी बात करेंगे। कुछ डाउट्स किसी के? नो। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे बेस 16 होता है, यानी कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 से लेके 9 तक बात कर रहे थे, बट यहाँ पे आपके पास और 6 डिजिट्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। दैट इज़ ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अगर 9 है तो यानी कि ए का मतलब 10 है, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 एंड एफ का मतलब 15। So letter A to F represent the values 10 to 15, and accordingly you can see that I have written it over here as well. Okay. So let's take a simple hexadecimal value जो कि and of course यहाँ पे इसका जो आप नीचे देख सकते हो कि 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। बाइनरी था तो 2 लिखा हुआ था, डेसिमल था तो 10 था, एंड अगर हेक्साडेसिमल है तो 6 में 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 2A है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप देखो तो अकॉर्डिंगली जैसे हमने 2 की पावर 0 की थी, 2 की पावर 1 की थी, तो यहाँ पे 16 की पावर 0 करेंगे, 16 की पावर 1 करेंगे, क्योंकि वी आर डीलिंग विद 16 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ए है एंड 2 है हमारे पास, तो 16 इंटू क्या हो गया आपके पास यहाँ पे 32। वेट वेट जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ऐसा क्यों? ओके ओके, श्योर, ठीक है। प्लस 1 इंटू 10, यहाँ पे ये 16 इंटू 2 होना चाहिए था वैसे। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। दिस इज 16 इंटू 2 एंड देन प्लस 1 10, तब ये 42 बनेगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी एंड देन डेसिमल नंबर्स के साथ आई होप थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन अगर गया हो तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल्स नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई इशू किसी को यहाँ पे? ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं एस्टी के बारे में। देखो, अब क्या है ना कि इनफैक्ट शो करता हूँ मैं। ठीक है, इफ आई जस्ट टाइप मैन एस्टी, ओके, तो आप देखोगे कि मेरे को यहाँ पे एक टेबल मिली थी, इसे हम एस्की टेबल कहते हैं। एंड यहाँ पे अब देखो क्या है ना कि हेडफोन चार्ज नहीं, गाइस जस्ट अ सेकंड, मुझे 2 मिनट दो। रोम रोम भाइयों। ऑलराइट, सो आई हैव बीन डिस्कनेक्टेड विद माय हेडफोन नाउ, सो आई होप कुछ ऑडियो का इशू नहीं है ना? एक बार जरा देख लो। ओके ओके ओके, ग्रेट। ना ना तो आ रही थी। ASCII टेबल की अगर बात करें ना, तो ASCII टेबल के केस में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे कि एट द रेट ए बी सी डी ई एफ एंड और भी कई सारे सिंबल्स भी हैं। तो इन कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स कुछ असाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम जाए वापस से अपने स्लाइड्स में, तो आप देख सकते हो कि ASCII का मतलब क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वे है जो कैरेक्टर्स को, टेक्स्ट कैरेक्टर्स और नंबर्स को मतलब रिप्रेजेंट करता है, लाइक टेक्स्ट कैरेक्टर्स को एज नंबर्स कंप्यूटर्स में रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखो, नंबर कंप्यूटर्स तो सिर्फ नंबर समझते हैं, बाइनरी समझते हैं, राइट? तो टेक्स्ट कैरेक्टर्स जो है उनको तो हमें कुछ नंबर्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, फिर वो कंप्यूटर अपने हिसाब से कन्वर्जन करेगा उसको हेक्साडेसिमल में या बाइनरी में, राइट? तो बट एटलीस्ट हमें जो टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ, ओके, यहाँ तक जो भी आप देख रहे हो, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एज नंबर्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कंप्यूटर में। ओके, एंड यहाँ पे सेम एग्जांपल आप देख सकते हो। तो व्हेन यू टाइप ए, बेसिकली इस आपका कंप्यूटर क्या करेगा ना, इसको बाइनरी में स्टोर करेगा। ठीक है, एंड अगर आप देखो एक इक्विवेलेंट डेसिमल तो वो 65 है, बट बाइनरी में वही नंबर जो है 65, वो यहाँ पे 0 1 0 0 0 हो जाता है। कितना बड़ा बाइनरी नंबर है। तो आप भले कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ लेटर्स टाइप कर रहे हो, बट उसको इंटरप्रेट करना तो हमें यूजुअली बाइनरी में ही करेगा ना। तो इसलिए ये सिस्टम आया ताकि इन नंबर्स को, इन कैरेक्टर्स को भी हम एक पर्टिकुलर मीनिंग दे सके। इन कैरेक्टर्स को, नॉट नंबर्स, इन कैरेक्टर्स को हम कुछ नंबर्स असाइन कर सकें जो मीनिंगफुल बने कंप्यूटर के लिए। बट अगर आप ASCII की बात करोगे ना, तो ASCII की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ 127 तक ही मतलब रखता है। उसके पास सिर्फ उसकी लिमिट जो है ना, लिमिटेशन ये है कि 127 कैरेक्टर्स तक ही है इसके पास जो है। ओके, लेकिन दुनिया में तो कई सारी चीजें हैं। ओके, जैसे कि बात करें अगर, तो मान लो कि ए टू जेड तक तो ASCII में था, नंबर 0 से 9 के पास भी था, कुछ ऐसे सिंबल्स जैसे कि एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज। ओके, बट अगर मैं बात करूँ हिंदी में, जैसे मैंने नमस्ते कहा, ठीक है, अरेबिक में ऐसे कहा जाता है, चाइनीज में ऑफ कोर्स मैंने गूगल किया है,
तो ये सब नंबर्स को इन सारी चीज़ों को हम कैसे रिप्रेज़ेंट करें? आजकल के कंप्यूटर्स तो ये भी समझते हैं। हम पाई की बात करें, हम इमोजीज़ की बात करें, जो आप व्हाट्सएप पे जो इमोजीज़ देखते हो, उनको कैसे रिप्रेज़ेंट करें? तो उसके लिए एक बेटर फॉर्मेट आया जिसे हमने कहा यूनिकोड, राइट? एंड इट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग स्टैंडर्ड। एंड ये भी एक यूनिक नंबर असाइन करता है दैट टू एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। इसका इसका रेंज बहुत बड़ा है बेसिकली, ठीक है? एंड दैट इज़ व्हाई यूनिकोड इज़ यूज्ड। यहाँ तक कोई डाउट? कैन वी प्रोसीड फर्दर? कोई क्वेश्चंस कुछ भी? ओके। तो यार देखो, असली चीज़ क्या है ना कि अब बात करते हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, ठीक है? कंप्यूटर के बारे में। तो ये एक बहुत अच्छी आर्टिकल मिली थी मुझे लिंक्डइन पे एंड मैंने सोचा कि क्यों नहीं, इसको क्यों ना मतलब कंप्यूटर के बारे में अगर हम बेसिक जानकारी देखें मदरबोर्ड से रिलेटेड, ठीक है? तो मदरबोर्ड में कुछ सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, राइट? हमारे पास सीपीयू हो गया, स्टोरेज हो गया, एक जीपीयू आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट? तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। बट एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पे वो ये है कि जो रैम है वो कितना क्लोज़ है सीपीयू के, ओके? इसको इंटेंशनली रखा गया है क्योंकि सीपीयू क्या करता है ना, अक्सर जो डेटा है वो रैम से लेता है एंड प्रोसेस करता है। सीपीयू यूजुअली टेक्स द डेटा फ्रॉम रैम एंड प्रोसेस, ओके? यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं, इसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड ऑन रैम एंड इन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है सीपीयू एक-एक करके उठाता है एंड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? तो ये बेसिक लाइक एक नॉलेज है जो आप देख सकते हो, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, मैं ये प्रोवाइड करूँगा ये जो भी आर्टिकल है जो भी, ठीक है? आई विल प्रोवाइड दैट। सो ओके, यहाँ पे ये जैसे कि मैंने बताया था उसके बारे में कि कैसे इंटेल वालों ने धीरे-धीरे इम्प्रूव किया चीज़ों को, तो ये यही चीज़ है। बट अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि मैंने यहाँ पे बात की कि जो सीपीयू है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दिस इज़ माय सीपीयू। तो सीपीयू क्या कर रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी से कुछ इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं, ठीक है? रैंडमली कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, वी डोंट नो, ओके? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ बट ये बाइनरीज़ में होंगे, ठीक है? बट समझ जाओ कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। सीपीयू क्या करता है ना, सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को उठाता है अपने पास, ठीक है? लेकिन एंड लेके आता है एंड उनको एग्ज़ीक्यूट करता है। बट जब वो लेके आ रहा है तो उनके पास तो कुछ मेमोरीज़ भी तो होने चाहिए ना? सीपीयू के पास तो कुछ मेमोरीज़ भी तो होने चाहिए ना? एंड इनके पास छोटी-छोटी मेमोरीज़ होती हैं, बहुत फ़ास्ट मेमोरीज़ होते हैं, उन्हें हम हाइपर फ़ास्ट मेमोरीज़ भी कहते हैं। एंड इन मेमोरीज़ को हम कहते हैं रजिस्टर्स। सीपीयू के जो छोटे-छोटे मेमोरीज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं रजिस्टर्स, ओके? एंड इन रजिस्टर्स में ही ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है या डेटा है जो डाला जाता है, ओके? इसके बीच में ऑफ कोर्स कैश भी होता है, कैश मेमोरी भी होता है, बट हम बहुत हाई लेवल में देख रहे हैं तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, ओके? तो अभी हम सिम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, रजिस्टर में भी जाता है, ठीक है? अब रजिस्टर्स की अगर मैंने बात की तो कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है? लाइक बहुत टाइप के रजिस्टर्स हैं, जैसे कि अगर बात करूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक को उठाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ़िलहाल के लिए। लेट्स टेक दिस आरएक्स रजिस्टर, ओके? इसे एक्यूमुलेटर कहते हैं, ऐसे आप देख भी सकते हो इसको। दिस इज़ कॉल्ड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है ना, एक्यूमुलेटर रिस्पॉन्सिबल होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए। मतलब क्या है ना कि मान लो कि आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ ऐसे ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर रजिस्टर का यूज़ होता है, आरएक्स का यूज़ होता है। एंड आप देख सकते हो कि कई सारे रजिस्टर्स हैं, उनका डेफिनिशन है कि लाइक हर रजिस्टर का अपना-अपना रोल है। आरबीएक्स है, आरसीएक्स है, आरडीएक्स है, ओके? ये कुछ रजिस्टर्स हैं जिनका यूज़ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया आई मीन किया जाता है, ठीक है? धीरे-धीरे शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हो, ठीक है? बट यू विल इवेंचुअली गेट इंटो दिस, डोंट वरी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो क्या है ना कि ये सिक्स आरएक्स जो है ना, आरएक्स 64 बिट रजिस्टर है, ठीक है? जो मैं बता रहा था। 64 बिट का मतलब क्या है? 64 बिट का मतलब है कि आपके जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो आपका जो भी बाइनरी नंबर है, ठीक है? वो 64 टाइम्स आप लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है? दिस इज़ 64 टाइम्स, ओके? आप 64 टाइम्स लिख सकते हो इसको। यानी कि इतना बड़ा डेटा जो है वो होल्ड कर सकता है, राइट? ठीक है? बट पहले के टाइम पे क्या थे? पहले के टाइम पे तो 32 बिट सिस्टम्स हुआ करते थे ना? यानी कि उनके जो रजिस्टर्स थे, यानी कि सीपीयू के जो रजिस्टर्स थे वो सिर्फ़ 32 बिट के थे। यानी कि वो आरएक्स का अगर आप हाफ़ करो, तो दैट इज़ 32 बिट्स। एंड उससे भी पहले मैंने बताया 16 बिट्स के सिस्टम हुआ करते थे। तो उसे हम एएक्स कहते हैं, इनका नाम चेंज हो रहा है। आरएक्स के लिए 64, ईएक्स के लिए 32 बिट्स हो रहे हैं, एएक्स 16। एंड एएक्स को भी आप फर्दर क्लासिफाई करते हो, ठीक है? एएच एंड एएल में, ओके? ये हायर को रिप्रेजेंट करता है, ये लोअर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? हायर बिट एंड लोअर बिट।
तो यहाँ पे ये जो 16 है ना, तो यहाँ पे ये 8 होगा एंड ये भी 8 होगा। तो ये आज भी बैकवर्ड कंपैटिबल है, आप आज भी इन छोटे-छोटे सेगमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो एक पर्टिकुलर मेमोरी में। ओके, इसको रखने का रीज़न ये है ताकि 32 बिट के प्रोग्राम्स भी रन कर सके। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहते हैं इसको। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है जो पुराना है, ठीक है? एंड आपको अपने सिस्टम में चलाना है, तो आपके सिस्टम में चलना चाहिए। ओके, एंड उसके लिए इट शुड बी रिलेवेंट एंड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए ये चीज़ रखी गई थी, ठीक है? तो एज़ यू कैन सी दैट देयर आर मेनी रजिस्टर्स, ओके, कई सारे रजिस्टर्स हैं एंड हर रजिस्टर्स का अपना कुछ रोल है। तो आई होप यहाँ तक सब ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ओके, ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं, बट एक और चीज़ कि मतलब ये रजिस्टर्स मैंने बता दिया, बट एक्चुअली में सीपीयू में दिखता कैसे है, ये है कैसा, ठीक है? अगर आप सीपीयू को सच में खोलो, ऊपर अच्छे से खोलो, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये कुछ सर्किट्स हैं, मतलब आप देख सकते हो एक छोटे से चिप के अंदर कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ऊपर में, ये जो पार्ट है बेसिकली, ओके, ये 16 यही ये जो है मैं 16 बिट का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न सीपीयूज़ हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि आप मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि रजिस्टर्स कहाँ पे है, ठीक है? इसमें भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो कि ये 16 बिट रजिस्टर है, यानी कि ये बहुत ही पुराना प्रोसेसर है, काफ़ी पुराना प्रोसेसर है ये। लाइक अ, लाइक बुज़ुर्ग ज़माने का है, ठीक है? मतलब जो हमारे दादाजी लोग हैं, जो लोग हैं ना, उनके ज़माने का है। ना दादाजी? हाँ, जो खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो आप अब यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, आप देख सकते हो कि रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक बहुत ही छोटी अमाउंट में छोटा-सा एक फ़ास्ट मेमोरी है, ठीक है? जो सीपीयू के अंदर होता है, ये टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है, ठीक है? एंड ये एग्जांपल जो है ना, ये एक इंटेल 8080 चिप का एग्जांपल है, जो कि एक विंटेज 8 बिट प्रोसेसर है, नॉट इवन 16 बिट, ओके? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये, ओके? एंड पुराने ज़माने में आप सोच सकते हो कि सब कुछ कितना ईज़िली विज़िबल था, राइट? आप देख थोड़ा बहुत फिर भी अगर आप ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको हार्डवेयर एंड एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया है, तो आप इन लैच या फ्लिप इसे ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स बनते हैं। फ्लिप फ्लॉप कहते हैं उसको, ओके, उससे बने हुए हैं ये, उस पे आते हैं, ठीक है। द थिंग इज़ कि ये जो रजिस्टर्स आप देख रहे हो, ठीक है, इसको अगर आप और भी व्यू कर सकते हो, यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत बढ़िया था, मैंने इसको भी लिस्ट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इसको अगर आप और ज़ूम करो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप से बने हुए हैं, ठीक है। लाइक द होल एरिया इज फिल्ड विद फ्लिप फ्लॉप्स या एंड दीज आर स्पेशल सर्किट्स मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। मतलब ये सर्किट्स होते हैं जो ट्रांजिस्टर से बनते हैं। ये बेसिकली एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ जा रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं है बट छोटे छोटे मेमोरी सेल है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक बिट डेटा को होल्ड कर सकती है। आइदर वो जीरो को होल्ड करेगा या वो वन को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, टाइनी स्विच की तरह है, यानी कि 1 का मतलब जो होता है ऑन होता है एंड ऑफ ऑफ का मतलब 0 होता है। एंड किससे बने हुए होते हैं ये? ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर्स कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्हें मॉसफेट्स भी कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। बट ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं एंड एज यू कैन सी इनका यूज़ आप सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए भी कर सकते हो और साथ ही साथ स्विच सर्किट्स में भी यूज़ कर सकते हो ताकि आप ऑन ऑफ कर सको। तो सीपीयू में उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है फिलहाल इसको। दो टाइप के डेटा को, क्योंकि आई मीन क्योंकि सीपीयू 0 और 1 को ही होल्ड कर सकता है, तो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो 0 एंड 1 को ही रखेंगे अपने पास, यानी कि डिनोट करेंगे ऑन एंड ऑफ को, स्टेट को, ठीक है। आप इसके बारे में ऑफ कोर्स और देख सकते हो ट्रांजिस्टर्स के बारे में, बट या तो अगर इसको इमेजिन किया जाए, ठीक है, कि एक और चीज़ कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन अ सीपीयू, सीपीयू में कौन से टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो अगर आप जाओ तो मॉसफेट्स होते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ सकते हो इसके बारे में। मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च करते रहना, आई डोंट वांट टू ओवरवेल्म। तो एक और चीज़ है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एन बिट रजिस्टर रिक्वायर्स एन फ्लिप फ्लॉप्स टू स्टोर एन बिट्स ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर आपके पास 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, तो 8 बिट के रजिस्टर को 8 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। अगर आपके पास 16 बिट का रजिस्टर है तो उसको 16 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे। सेम गोज विद 32 बिट्स एंड 64 बिट्स। एग्जाम्पल क्या हुआ, मान लो एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप एंड ऐसे करके आपके पास टोटल 16 है, ठीक है। तो आप बिट बाय बिट यहाँ पे डेटा स्टोर करोगे। यानी कि अगर आपके पास कोई बाइनरी है फॉर एग्जाम्पल, ओके, मान लो कोई भी बाइनरी है, 9 आ गया गलती से बट डजंट मैटर। तो ये जो बाइनरी है ना, ये बाइनरी का एक एक बिट जो है एक एक फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, वो उसको स्टोर करेगा, ओके।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 8 बिट की बात करूँ तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया भी है, ठीक है? कि पहले हमने एक 8 बिट का हेक्साडेसिमल वैल्यू लिया है जो कि है 0x3 है एंड जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0011 आएगा, ठीक है? तो फ्लिप फ्लॉप में कैसे स्टोर हो रहा है वो? ऐसे स्टोर हो रहा है 0 0 1 1 1 0 1 0। ओके, तो ये एक पूरा 8 बिट का रजिस्टर बनाना है। दिस इज द एंटायर 8 बिट रजिस्टर। लाइक कैन यू इमेजिन ऐसे डेटा स्टोर होता है? एम आई गोइंग टू डीप या अब तक चीजें क्लियर है? हेलो? सही है। ओके ओके। सो अब क्या है ना कि अब हम बात करते हैं 16। यहाँ पे मैंने 16 बिट, मैंने ऑफ कोर्स 32 एंड 64 बिट का नहीं लिया क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। एक और मैंने वैल्यू लिया है, ठीक है? जो 16 बिट्स का है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि 16 जीरो वंस है यहाँ पे। तो फ्लिप फ्लॉप में एज यूजुअल देख सकते हो, तो ये पूरा जो है ये एक 16 बिट रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप एक एक माइंड में एक आइडिया आया हो कि हाँ यार ऐसी चीजें होती हैं, सीपीयू ऐसे थोड़ा इंटरनली चीजें ऑर्गेनाइज करता है, राइट? यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ठीक है, इसे हम जो मैंने याद है मैंने एएच के बारे में बताया था, मैंने एएच कहा था और मैंने एएल कहा था, राइट? तो ये जो हाई बाइट है ना, ओके, ये जो पार्ट है इसे हम एएच कहेंगे। एक सीपीयू को, एक रजिस्टर को कैसे मैं हाफ कर रहा हूँ देखो, एंड इसको मैं क्या करूंगा, एएल कहूंगा। ओके, सो या आई मीन यहाँ तक आई होप कोई डाउट या कुछ भी, या कुछ बातें कुछ भी, तो या हम आगे बढ़े? ऑलराइट, लेट मी प्रोसीड फर्दर। अच्छा, एक और चीज मैंने बात की थी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, राइट? आई गेस हम काफी जल्दी जा रहे हैं। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। नाइस। ओके, हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ठीक है? तो देखो, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है ना कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक कमांड होता है जो सीपीयू को बताता है कि भाई तुझे क्या काम करना है। क्या कोई डेटा मूव करना है, या कुछ मैथ ऑपरेशन करना है, या कहीं से कहीं पे जंप करना है, ठीक है? या मतलब समझ रहे हो ना? कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब अगर मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई मूव कर दो 5 फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है? बट ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यही होते हैं कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ना 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ऑपरेशन कोड होता है जो बताता है क्या करना है, एंड एक ऑपरेंड्स होता है जो बताता है कि यार किस डेटा पे कौन सा ऑपरेशन करना है। अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे डेटा को मूव करना है, ठीक है, एंड मैं आरएक्स रजिस्टर ले रहा हूँ, ठीक है, एंड आरएक्स रजिस्टर में फॉर एग्जांपल मुझे मूव करना है 90 वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन ही हो, ठीक है? तो ये क्या होगा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये है हमारे ऑपरेंड्स, इसे हम ऑपरेंड्स कहेंगे, दीज आर ऑपरेंड्स, ठीक है? एंड ये जो है इसे हम कहेंगे ऑप कोड, ऑपरेशन कोड कहते हैं इसको हम, ऑप कोड, ठीक है? ये मैंने लिखा भी, इसे यही असेंबली है वैसे, जो मैंने मूव आर एक्स 90 लिखा ना, इसे ही असेंबली कहते हैं। एंड ऑप कोड क्या है ना, ऑप कोड बताता है, ये ऑपरेशन कोड बताता है, यानी कि किस टाइप का ऑपरेशन होने वाला है बेसिकली, ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन के कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ओके? जैसे कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप कोड ही होगा यार, आपके पास कोई ऑपरेंड नहीं होगा, आपको डेटा नहीं मिलेगा कि किस डेटा पे क्या करना है, ठीक है? तो ये बेसिकली स्टैक बेस्ड मशीन पे यूज होता है, नॉट इंटेल, ओके? एंड इसका एग्जांपल है कि आप स्टैक पे डेटा पुश कर रहे हो, मान लो आपने 5 पुश किया, फिर आपने 10 पुश किया स्टैक पे, यानी कि आपके पास स्टैक है, एंड उस पे पहले आपने क्या पुश किया था, आपने 5 पुश किया था, ठीक है? अच्छा सॉरी, 5 पुश किया था, ओके, 5, एंड देन स्टैक के टॉप पे, ऑफ कोर्स टॉप पे ही मूव होता है, देन आपके पास 10 है, ठीक है? तो ये 10, ठीक है? तो ये जो ऐड ऑपरेशन होगा ना, ये ऐड ऑपरेशन क्या कह रहा है, ये ऐड ऑपरेशन आपका एक तरीके से एक ऑप कोड बता रहा है, सिर्फ ये ऑप कोड है कि एडिशन करना है। तो ये दो वैल्यूज को पॉप करेगा, ठीक है, एंड उन दोनों को ऐड करके मतलब वापस से 15 वैल्यू को पुश कर देगा, इसको ऐड करके वापस 15 को पुश कर देगा। इसे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहता है। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है कि आपके पास एक ऑपरेंड आ जाएगा, आपके पास ऑपरेशन कोड भी रहेगा, ठीक है, एंड द अदर इज इम्प्लाइड, मतलब बेसिकली क्या है ना कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो आपने क्या किया, ई एक्स में 4 को मूव किया, यानी कि आपके पास मान लो यहाँ पर रजिस्टर है EX, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि यार मैं सीपीयू के छोटे-छोटे मेमोरीज में डायरेक्टली डेटा मूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 4 मूव किया, मैंने EBX एक और
जो मेमोरी थी उसमें मैंने क्या किया, डेटा को मूव किया जो कि 3 है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये जो था ना, ये जो इंस्ट्रक्शन, इसको अगर आप नोटिस करो, ठीक है, मल्टीप्लाई EBX, ठीक है। तो इसने बस बोल दिया कि मल्टीप्लाई EBX, इसको बताया नहीं गया कि भाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या करता है ना, मल्टीप्लाई यूजुअली क्या करता है ना, वन ऑपरेंड एज़ अ EX को यूज़ करता है वो, यानी कि इसको यूज़ करेगा वो, ठीक है। तो EX में जो डेटा है, ठीक है, एंड EBX में जो डेटा है उसको मल्टीप्लाई करेगा एंड जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगा। इसको मैं दिखाता हूँ, इनफैक्ट ये दिखा के ज़्यादा सही समझ में आएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक देखो, मैं फिर से कुछ डिबगिंग एंड ऑल करने वाला हूँ, तो बस जो रिजल्ट्स लास्ट में मैं शो कर रहा हूँ उसको देखना, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ उस पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो लेट मी सी, अगर मेरे पास कुछ है, हाँ देंगे सॉरी कोड इसमें नहीं है तो क्या किसमें अभी है मिल के, अच्छा रुको यार, डजंट मैटर, ठीक है। सो not here as well, just a second, अच्छे से मैं खुद लिख लूँगा, रुको just a second, let's take this, okay, actually let's write some assembly instead, okay, that would be great. So vi for example code dot nasm, nasm या asm आप यूज़ कर सकते हो। हमारे पास असेंबली में जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो 2 सेक्शंस होते हैं यूजुअली, सेक्शन डॉट टेक्स्ट जहाँ पे अपना कोड लिखते हो, आपके पास सेक्शन डॉट डेटा भी होता है जिसका यूज़ हम अभी करने वाले नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ओके, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार्ट, ओके। ये लिंकर को बताता है कि भाई आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो या वी आर गुड टू गो। जस्ट अ सेकंड, ओके, डोंट वरी, मैं बस ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, ये आप खुद करोगे, डोंट वरी, आई डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है। ओके, there's a typo, okay, we're good to go. I'm going to assemble this program. मैं एक दिखाने बस दिखा, देखो मैं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बट इस पे अभी हम नहीं आएंगे, रुक जाओ मैं बताऊंगा। 64 एंड देन जो भी है कोड डॉट नाजम माइनस कोड डॉट एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेंगे, ओनली कोड लिंक करना है उसको हमें, ठीक है, एंड देन कोड, ठीक है। वेट जस्ट अ सेकंड, माइनस defaulting to this, cannot find the entry symbol start, oh wait just a second, code dot nazm, ओके। तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे एक एंट्री सिंबल स्टार्ट देना पड़ेगा, नॉट हेयर, मूव, ओके, बस कोड स्टार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब gdb डॉट स्लैश, ओके, परफेक्ट, ओके। अब जो जितना मैंने किया उस पे बाद में आएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल, हेलो हेलो, वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है ना भाई, हाँ भैया सही है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो देखो, द थिंग इज कि यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हो कि सीपीयू से हम काम करवाने वाले हैं, ठीक है। सीपीयू का रजिस्टर्स यहाँ पे है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा सब कुछ प्रोग्राम भी है। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है एक एक करके एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो 4 है इसको हम EX में मूव करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे EX किस लिए शो कर रहा है, तुम देख सकते हो भैया, यहाँ पे तो RX है, यहाँ पे EX शो कर रहा है, क्योंकि क्या है ना यार, 4 बहुत छोटा नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 64 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कंप्यूटर स्मार्ट है, वो क्या करेगा, छोटा वाला यूज़ करेगा, ठीक है। तो NI करते हैं, एंड एज यू कैन सी 4 चला गया,
अब हम क्या करेंगे, जो EBX यानी कि RBX वाले में क्या है, 3 मूव करेंगे, ठीक है। तो 3 भी मूव हो गया एज़ यू कैन सी। अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई ऑपरेंड नहीं दिया। हमने बस क्या किया कि इसे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहेंगे कि यहाँ पे ऑपकोड डिफाइन है एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, 2 ऑपरेंड नहीं। इसके केस में एक ऑपकोड था एंड 2 ऑपरेंड्स थे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है ना कि EBX है, बट इसके अलावा हमारे पास ऑपरेंड्स नहीं है। ओके, एक और ऑपरेंड नहीं, सिर्फ वन ही ऑपरेंड है, इसलिए इसे हम वन एड्रेस ऑपरेंड कह रहे हैं। ये क्या करेगा ना कि ये EBX की वैल्यू को लेगा, यानी कि वो एक ऑपरेंड इसको ले लेगा, फिर इसको कंसीडर कर लेगा, एक्यूमुलेटर को कर लेगा कंसीडर, ठीक है। एंड फिर क्या करेगा, EBX में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ठीक है। एंड फिर जो रिजल्ट है वो भी यही स्टोर कर देगा। देखो फिर, यानी कि 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। देखो यहाँ पे C का मतलब 12 होता है हेक्साडेसिमल में, बताया मैंने। ABC याद करो, A का मतलब 10, 11 का मतलब आई मीन A का मतलब क्या है, 10 ही है ना, हाँ। 11 का मतलब क्या था, B, एंड 12 का मतलब C, क्या। तो अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेमोरी में वही सब चीज़ें दिखती हैं। ओके, तो यही सेम चीज़ थी, इसी को यही दिखाना था मुझे। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो बहुत कॉमन है, मैंने दिखाया भी कि कैसे आप डेटा को नॉर्मली मूव कर सकते हो एक दूसरे से दूसरी जगह पे, ठीक है। एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इंटेल प्रोसेसर्स में मैंने आज तक नहीं देखे। ओके, बट हाँ, ये आपके आर्म बेस्ड जो सीपीयू यानी कि रिस्क आर्किटेक्चर जो होते हैं, यानी कि जो आर्म बेस्ड सीपीयूज जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे R1 R2 रजिस्टर्स यूज होते हैं, यानी कि एंड्रॉइड जो है ना, एंड्रॉइड जो सिस्टम आप यूज करते हो उसमें आर्म यूज होता है, ठीक है। तो आर्म में बेसिकली आप इन्हीं रजिस्टर्स का यूज करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑपकोड है एक, एंड यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स हैं, इसलिए इसे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डेस्टिनेशन होता है एक, एंड यहाँ पे 2 सोर्सेस होते हैं। ओके, अच्छा, ओके, चलो। अभी तो यार मैंने शायद कॉम्प्लिकेट किया चीज़ों को, बट लेट्स गो टू द फन पार्ट। एंड I hope so. Not inside game. Up. Yeah, reverse engineering. Simple emulators. Go ahead. CD to fetch decode cycle. Switch it open. Let's not dash again. ओके, मैं कुछ दिखाता हूँ, वेट। परफेक्ट। सो हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि हम फेच डिकोड साइकिल के बारे में जानने वाले हैं कि फेच डिकोड साइकिल क्या होता है एंड कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं फेच डिकोड साइकिल के ऊपर। जस्ट अ सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले लेट मी कॉपी समथिंग फ्रॉम माय गिटहब। एक सैम्पल प्रोग्राम है ये, मैंने ऑलरेडी, वैसे मैं चाहूँगा कि ये सब अपने सिस्टम में लोड करें, ठीक है। जस्ट गो टू माय गिटहब, गो टू Rivian 96 and reverse engineering, and you will find simple emulators, and inside simple emulators go to fetch decode execute, and you just need to do one thing. पहले तो यहाँ से क्लोन कर लो रिपॉजिटरी पूरी, हो सके तो। यहाँ से पहले क्या करो, सबके पास लिनक्स है ना, लिनक्स मतलब VM में अगर करो तो बढ़िया है, यानी VS कोड में भी रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर रन नहीं हो रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है, बट इसको रन करना है, ठीक है। लेट्स गो टू सिंपल एमुलेटर्स, फर्स्ट डिकोड साइकिल, एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है, ठीक है। इसको लेते हैं एंड एग्जाम्पल प्रोग्राम को लेकर के लेट्स गो टू, यहाँ पे आप इसको लोड कर सकते हो बेसिकली। लोड, यहाँ पे ये प्रोग्राम की मेमोरी है, ठीक है, ये प्रोग्राम की मेमोरी है। यूजली जो मेमोरी में जो डेटा लोड होता है वो बाइनरी में लोड होता है, बट मैंने इसको सिंपल रखा है, ये ऐसे ही लोड हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को ट्रेस कर सके कि कैसे। तो पहले आप क्या करते हो ना, जब आप अपने फाइल को एग्जीक्यूट करते हो तो जो आपका प्रोग्राम है ना, मेमोरी में लोड हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकंड। सो अब क्या होगा ना कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया कि एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो हम फिलहाल कहाँ पे हैं, प्रोग्राम काउंटर। क्या होता है प्रोग्राम काउंटर, वो होता है जो बताता है कि अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पे PC का मतलब प्रोग्राम काउंटर है, ओके। एंड ये फेच डिकोड साइकिल की हम बात करें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप पढ़ोगे तो आपने फेच डिकोड साइकिल के बारे में पढ़ा होगा। तो फेच डिकोड साइकिल कैसे होता है, मैं वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको देखेगा CPU कैसे काम करता है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे जब मैंने रन रन पे क्लिक करूँगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप एक्चुअल CPU का वर्किंग समझोगे, ओके।
सो वी आर गोइंग टू स्टेप एंड हम क्या करेंगे, ये जो 5 की जो वैल्यू है ना, हम लोड कर रहे हैं उसके अंदर R0 के अंदर लोड करेंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप करते हैं, एंड एज यू कैन सी सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, वो होता है इंस्ट्रक्शन फैच होता है, ठीक है। मतलब मैं एक काम करता हूँ, रीसेट करता हूँ, रीसेट कर दिया मैंने, ठीक है। मैं प्रोग्राम को लोड करता हूँ फिर से, एंड मैं यहाँ पे स्टेप जैसे ही करूँगा ना, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, पहला जो स्टेप होता है। तो ये जो मेमोरी एड्रेस है 0 है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच किया गया है, एंड उसको पहले लोड किया गया है सीपीयू के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन फेच, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सेकंड पार्ट होता है ना, वो डिकोड होता है, कि इसको अब डिकोड करो, पता करता है कि भाई ये ऑपकोड है, ये ऑपरेंड्स हैं, ये पता करना होता है, कि डिकोड करना होता है कि कैसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टेप किया तो डिकोडेड हो गया, इन्होंने क्या किया, डिकोड किया, तो डिकोड करके पता चला अच्छा ऑपकोड लोड है, ऑपरेंड्स का मतलब है R0 एंड 5, ओके। आप फिर से स्टेप करोगे, एंड एलयू को पता चल गया कि उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, जो बताता है कि भाई कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, लोड, मूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसको पता चल गया कि उसे लोड ऑपरेशन करना है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम करेंगे ना, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लोडेड द इमीडिएट 5 इंटू R0, देखो हो गया। एंड अगर हम स्टेप करें ना, तो अब क्या करेगा कि यहाँ से जो ये वाला इंस्ट्रक्शन है ना, इसको फेच किया हमने, एंड इसको फेच करने के बाद क्या हुआ कि एज यूजुअल हमारा जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, याद रखना कि जो डेटा आता है वो रजिस्टर में आता है, तो आईआर का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। यहाँ पे मैंने RX RBX नहीं लिखा, बट मैंने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लिखा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर में हम इस 10 वैल्यू को डाल रहे हैं, R1 में डाल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप करते हैं, एज यूजुअल फिर से ऑपकोड पता चल गया, ऑपरेंस भी पता चल गया, एलयू को पता चल गया कि उसे फिर से लोड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस बार R1 में 10 वैल्यू जाएगी, तो स्टेप करते हैं, 10 1 वैल्यू चली गई, एग्जीक्यूट हो गया, तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट, राइट। एंड देन अगेन अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, याद है कि यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2 सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, राइट। एंड यहाँ पे एक ऑपकोड है। तो स्टेप करते हैं, एज यूजुअल देख सकते हो कि ऑपरेंस हमें पता चल चुके हैं, ये है, एंड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये करना है। R0 में जो वैल्यू 5 है, R1 में वैल्यू 10 है, R0 प्लस R1 होगा, एंड जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो R2 में सेव होगी, अगर आपको याद हो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एज यू कैन सी दैट इसमें क्या होता है कि R3 में जो वैल्यू थी वो जा रही थी R1 प्लस R2, ये आर्म बेस्ड है, यानी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ जो है, ये आर्म बेस्ड सीपीयूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एज यूजुअल स्टेप करते हैं, एंड देख सकते हो कि रिजल्ट जो है वो R2 में 15 जा चुकी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मेमोरी देख रहे हो ना, मेमोरी काफी बड़ी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, आप मेमोरी से रजिस्टर में नहीं जा सकते हो, आप मेमोरी रजिस्टर टू मेमोरी भी जा सकते हो, आप इस तरफ भी ट्रैवल कर सकते हो। अभी तक हमने जितनी भी चीजें की, ठीक है, हम क्या कर रहे थे कि हम रजिस्टर टू मेमोरी जा रहे थे, मेमोरी टू रजिस्टर, सॉरी। अब हम रजिस्टर टू मेमोरी जाएंगे, यानी रजिस्टर से डेटा को हम क्या करेंगे, मेमोरी में भेजेंगे, यानी कि सीपीयू से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगा, रैम में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ना, स्टेप करते हैं, एंड जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, अरे बाप रे, इसका यूआई थोड़ा सा खराब है, बट ठीक है। हाँ, स्टेप कर जाते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो 20 देख रहे हो ना, ये 20 यहाँ पे है, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20, ठीक है। तो R2 की जो भी वैल्यू है, यानी कि R2 की यानी 15 की जो भी वैल्यू है, उसको मेमोरी एड्रेस 20 पे लिख दो, यानी कि मेमोरी में लिख दो। स्टेप करते हैं, एंड एज यूजुअल इसने फिर से डिकोड कर दिया कि ऑपकोड जो है वो स्टोर मूव हो रहा है इस बार, यानी कि मेमोरी में कुछ स्टोर करना है, एंड कौन से एड्रेस पे करना है उसने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया है। 20 पे करना है, कहाँ से करना है, R2 से करना है, यानी कि 15 को 20 पे करना है। स्टेप करते हैं, देखो 20 पे 15 आ गया। तो रजिस्टर सीपीयू से मेमोरी में भी होता है, मेमोरी टू सीपीयू भी होता है। आई होप ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर था। आई मीन मजा आया इसमें, लाइक कैसे सीपीयू वर्क कर रहा है चीज़ों को देख करके। ऑसम, ओह नाइस। और कोई है, किसी को ऐसा नहीं है तो कुछ डाउट है, अगर है तो बताओ यार, ऐसा है कि समझ ना आ रहा कुछ, वरना फिर कोई है यहाँ पे और, हेलो। ओके कूल। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे फिर से रीसेट कर दूँ, ठीक है, मैं रीसेट करता हूँ, एंड आप इस चीज़ को देखो खुद से एग्जीक्यूट होते हुए, ओके लेट मी शो यू। आपको दिखेगा सीपीयू कैसे काम करता है, देखो जस्ट अ सेकंड, लोड करता हूँ फिर से प्रोग्राम को, लेट्स रन।
देखो सीपीयू ऐसे काम करता है कि रजिस्टर्स ऑटोमेटिकली चेंज होता है, वो एक-एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, मेमोरी चेंज होता है, यहाँ पे ये भी मेमोरी चेंज होती है, ठीक है? देख सकते हो? तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ना होती रहती हैं। ये रजिस्टर्स लाइक फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। एंड ये जिस स्पीड पे आप देख रहे हो सीपीयू, इससे भाई मतलब बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा स्पीड से काम करता है। तो दैट्स फैसिनेटिंग राइट, कि सीपीयू कितना इंटरेस्टिंग वे से काम कर रहा है, राइट? वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट करता रहता है, राइट? सो आई होप ये पॉइंट क्लियर था यहाँ पे। एंड आपको समझ में आ रही है कि कैसे असेंबली की रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है, कि आप डायरेक्टली सीपीयू की जो प्रोसेसर मेमोरी है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हो, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज सो मच पावरफुल, ठीक है? सो लेट्स गो ओवर हेयर एंड मैं इसको थोड़ा क्लो मैं बंद कर देता हूँ, मैं रुक जाओ, या ठीक है। तो आपने फेच डिकोड एग्जीक्यूट के बारे में समझा कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट होता क्या है, यहाँ पे मैंने फिर स्पेलिंग दे दिया है, ओके? तो मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना चाहूँ, कुछ क्वेश्चंस या कुछ भी, या हम आगे बढ़ सकते हैं? एनीथिंग? आई नो, कूल। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिकम्पाइलेशन एंड डिसअसेंबली को समझने के बारे में, ठीक है? एंड मेरे हिसाब से डिकम्पाइलेशन से पहले कंपाइलेशन समझना पड़ेगा। किसी ने यहाँ पे आज तक कंपाइलेशन टर्म का नाम सुना है क्या? लाइक हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म कंपाइलेशन? Let's have a discussion like what exactly is a compilation and what do you mean by compilation? Compilation process क्या होता है? ठीक है, मैं चाहूंगा कि कोई भी बोले अभी इसके बारे में, बी ग्रेट लाइक। क्या होता है कंपाइलेशन स्टेजेस, क्या होता है कंपाइलेशन के प्रोसेस में? कंपाइलेशन होता क्या है? कोई भी यहाँ पे कुछ बताएगा? हेलो? आई गेस माइक ओपन करके इंटरेक्ट कर सकते हैं हम, राइट? ओके, सो आकाश हैज सेड दैट हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। और कोई यहाँ पे जिसको कंपाइलेशन के बारे में पता ही नहीं है या पहली बार सुन रहा हो? एनीवन? रेज योर हैंड्स इफ नॉट। शर्माने वाली कोई बात नहीं है यार। लाइक हाँ वही ना कोई। कि तुम लाइक फाइल्स को लिंक करते हो, फिर लाइब्रेरीज के साथ फिर इसको लोड करते हो। यप ओके, थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, चलो बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल यार सही बात है, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं ताकि हम बेटरली समझ सके चीज़ों को। कोई भी सी मेरे पास ये डायरेक्टरी है ना, हाँ है। डू यू हैव हेलो वर्ल्ड? लेट्स राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देन। Hello world.c, okay, and yeah we do have hello world, okay. So inside the function and then wait just a second, let me, नहीं कोई इशू नहीं, बट ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ठीक है? तो आप यूजुअली क्या करते हो जब आप सी प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप यहाँ पे लिखते हो जीसीसी हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड आप एंटर कर देते हो। जब आप एंटर करते हो तो आपको कुछ ए डॉट आउट फाइल मिलती है, ए डॉट आउट, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ए डॉट आउट फाइल मिल रही है। तो अगर आप इसे असेंबलर आउटपुट कहते हैं, आप इसे जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ दिखता है, राइट? तो ये सिंपल है, जब आपने कंपाइलेशन किया, इसी कंपाइलेशन कहता है ना, राइट? आपने कंपाइल किया जीसीसी का यूज करके, यप। ओके ग्रेट। बट द थिंग इज दैट ये कंपाइलेशन तो बस आपने ऊपर ऊपर से देख लिया, एक्चुअली में कंपाइलेशन के काफी सारे स्टेजेस होते हैं, लाइक आपको पता नहीं चलता, वो हो जाता है, ठीक है? जैसे कि आपने सबसे पहले देखा कि हमारे पास जो सोर्स कोड था, यानी कि हेलो वर्ल्ड डॉट सी का जो फाइल था, ठीक है? वो क्या हुआ ना कि उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ बैक कैट फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड डॉट सी,
ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास हैश इंक्लूड stdio.h करके एक हेडर फाइल आ रही है, ठीक है। इसे हम हेडर फाइल कहते हैं। इसके अंदर प्रिंटफ या जो स्कैनफ जैसे फंक्शंस हैं उनके डिक्लेरेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही है वो। सो एज यू कैन सी कि तो सबसे पहले जो काम होता है ना, सबसे पहले कंपाइलेशन नहीं होता, सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। कंपाइलेशन उसके बाद आता है, कंपाइलर उसके बाद आता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो प्री प्रोसेसर का होता है। प्री प्रोसेस यहाँ पे हो सकता है कि भाई मैं कंपाइलेशन प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपाइलेशन प्रोसेस में असेंबली जनरेट होता है, असेंबलर करता है वो। एंड हर प्रोग्राम आप जो लिखते हो वो असेंबली के फेज से गुजरता है, ठीक है। सो इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है ये। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है ना, प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स मैंने बताया, हैश इंक्लूड एंड इवन डिफाइन, हैश टैग डिफाइन भी यूज होता है, बट अभी के लिए आपने देखा कि हैश इंक्लूड है हमारे पास फिलहाल, ठीक है। तो हैश इंक्लूड जो है ना, हैश इंक्लूड जैसी चीज़ों को, डायरेक्टरीज को कौन मैनेज करता है, प्री प्रोसेसर मैनेज करता है। इसके अलावा जो कमेंट्स होते हैं उसको भी रिमूव करता है ये, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होता है, कंपाइलर आता है। एंड क्या है ना, जब प्री प्रोसेसर ये काम खत्म करता है तो एक फाइल क्रिएट होती है। एंड उस फाइल का जो नाम होता है ना, उस फाइल का नाम डॉट आई इंस्ट्रक्शन, डॉट आई एक्सटेंशन से होता है। जैसे यहाँ पे डॉट सी है ना, वहाँ पे डॉट आई करके एक फाइल क्रिएट हो जाती है। फिर कंपाइलर्स डॉट आई फाइल को लेता है एंड उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे डॉट एस कहते हैं। लाइक कन्वर्ट्स द प्री प्रोसेस कोड इनटू असेंबली इंस्ट्रक्शंस। फिर असेंबलर जो मैंने नाजम यूज किया, ठीक है, असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर उस क्या बोलते हैं ना, मतलब आपका फाइल को लेगा, इस पर्टिकुलर फाइल को लेगा एंड उसको एक ऑब्जेक्ट फाइल यानी कि डॉट ओ फाइल में क्रिएट कर देगा। ये एक बाइनरी फाइल ही है, बट इसमें रिलोकेशन एंट्रीज नहीं होती है। रिलोकेशन एंट्रीज क्या होती है हम बाद में बात करेंगे, बट अल्टीमेटली बाइनरी में ही कन्वर्ट कर रहा है इसको, बट अभी ये सिस्टम में रन नहीं कर सकता। फिर ये जो लिंकर होता है ना, लिंकर रिस्पॉन्सिबल होता है। लिंकर क्या करता है कि जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है इसको सिस्टम में रन करने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज से कुछ फंक्शंस हो तो उसको उठाता है, फिर ऑब्जेक्ट फाइल को लेता है, लिंक करता है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को एंड फंक्शंस को इस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, एंड देन आपको लास्ट में वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलता है जो आपने भी रन किया हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस, आप एक एक प्रोसेस को खुद से मैनुअली देख सकते हो एक्चुअली, यू कैन सी दैट मैनुअली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कमांड जो है जीसीसी माइनस ई मेन डॉट सी एंड देन मेन डॉट आई फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को तो मेन तो नहीं, बट मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा क्योंकि मेरा प्रोग्राम का जो नाम है वो हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। एंड ऑफ कोर्स आई विल चेंज दैट हियर एज वेल, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड डॉट सी को हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड डॉट आई में कन्वर्ट किया एंड वो कन्वर्ट हो गया ना। आप देखोगे आपके पास एक हेलो वर्ल्ड डॉट आई करके फाइल होगा भी, देखो यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। एंड अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि आपका जो कोड है, ठीक है, इसमें तो VS कोड है मेरे पास, नहीं है, जब ये डजंट मैटर, बट वो पूरा प्री प्रोसेसर फाइल डायरेक्टिव को खोल देता है, ठीक है। एंड आप देखोगे तो आपका फाइल कितना बड़ा हो जाएगा, आप देखो बस, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट आई, ओके। एंड आप देखो कितना कुछ आ चुका है। पहले तो यहाँ पे कुछ मेटा डेटा है कि भाई हेलो वर्ल्ड डॉट सी है, यहाँ पे कुछ कौन से डायरेक्टरीज को यूज़ कर रहे हैं, कौन सा डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ें हेडर फाइल्स हैं, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पे कई सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सर्च printf, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो printf फंक्शन है वो भी यहाँ पे डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड, डिक्लेरेशन कहते हैं इसको। डिफाइंड डेफिनेशन का मतलब है कि इसका एक्चुअल कोड होगा यहाँ पे, बट आपके printf फंक्शन का एक्चुअल कोड नहीं होता यहाँ पे, उसके डिफिनेशंस होते हैं। तो printf यहाँ पे है and आप printf का यूज करो तो देखो printf ऐसे आ रहा है कुछ। एक्सटर्न का मतलब है कि इसको एक्सटर्नल लाइब्रेरी से किसी बाहर जगह से लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे ये डॉट 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 का मतलब है वेरिएडिक फंक्शन की, ये वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेते हैं। बात करेंगे इसके ऊपर कभी, ठीक है। तो एज यू कैन सी दैट कि आपका कितना बड़ा फाइल हो जा रहा है, ओके। लाइक आप स्क्रॉल करते रह जाओगे, इतना बड़ा है ये, ठीक है, मतलब काफी बड़ा है, ओके। मुझे नहीं पता कितने, आई गेस अराउंड 900 लाइन्स ऑफ कोड्स तो होंगे, देखते हैं एंड पे आ जा सब कुछ ऐसा होगा क्या, हाँ आ गया, ठीक है। तो एज यू कैन सी आपका जो कोड है, आपका जो आपने जो छोटा सा कोड लिखा है, ठीक है, जो हेलो वर्ल्ड का कोड है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें डाली हुई है। जब आपका जो प्री प्रोसेसर खुला तब इतना कुछ आ गया, राइट। तो ये पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेज होता है जब कंपाइलेशन होता है, तो आपको दिखता है नहीं, वो डिलीट हो जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है ना कि जीसीसी क्या करता है ना, जीसीसी लेता है एंड इस पर्टिकुलर फाइल को, जस्ट अ सेकेंड, ओके। एंड यहाँ पे हम माइनस एस यूज करेंगे एंड इस पर्टिकुलर फाइल को लेता है वो हेलो वर्ल्ड डॉट आई फाइल को लेता है वो, ठीक है। एंड हेलो वर्ल्ड डॉट आई फाइल को कन्वर्ट करता है हेलो वर्ल्ड डॉट एस में। एंड अगर आप इसको अगर देखो, ठीक है, तो ये असेंबली कोड है, दिस इज द असेंबली, बट ये थोड़ा डिफरेंट असेंबली है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे LC0 फाइल का नेम, टेक्स्ट सेक्शन, ये सब कुछ दिख रहा होगा, बट जो मेन फोकस वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूव एल, कॉल, प्रिंटफ, देख रहे हो कुछ सिमिलर सी चीजें हैं। ओके, ये असेंबली ही है। ओके, बट ये AT&T सिंटैक्स में बहुत हॉरिबल है ये, ठीक है, बहुत ही अजीब दिखता है ये। बट इवन आपका जो मेन का जो फंक्शन है यहाँ पे देखो, मेन फंक्शन जो आपने लिखा है उसका यहाँ पे असेंबली लिखा हुआ है। ओके, सो इवन असेंबली तो सी प्रोग्राम जब आप कंपाइल करते हो तो भी वो असेंबली के फेज से गुजरता है, राइट। एंड अगर आप और भी इसके प्रोसेस देख सकते हो बाद में जाके, फिर आप इसको ऑब्जेक्ट फाइल में क्रिएट कर सकते हो main.o में, जो कि एक बाइनरी फाइल होगा। ओके, एंड फिर आप उसको लिंक कर सकते हो एक एग्जीक्यूटेबल में। इतना कुछ नहीं करने से अच्छा है, मैं बोलूँगा एक काम करो, एक फ्लैग यूज़ कर लो सिंपली। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल hello world.c को, एंड यू आर बेसिकली राइटिंग माइनस, यू कैन सिंपली से सेव टेम्प्स। ओके, एंड वो कर देगा, एंड आपके पास आप देखोगे कि अभी आपके पास सारे के सारे इंटरमीडिएट फाइल्स आ जाएंगे खुद से। ये जो आप देख रहे हो ये खुद से आ जाएगा, मतलब ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सारे के सारे स्टेजेस को डिलीट नहीं करेगा, जिससे कंपाइलेशन टाइम पे ये सारे स्टेजेस को डिलीट डिलीट कर देता है। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ वो एक, जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये मिला है आपको ए hello world.i, hello world.o, hello world.s, ये जो मिला है ना, ये इसके चलते ही मिला है। तो जो स्टेप्स हमने भी किए उसको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे कि जीसीसी को बोलेंगे ठीक है यार कंपाइल करो, बट जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है उसको सेव रखो, वो सारे के सारे इंटरमीडिएट फाइल्स को डिलीट मत करो, तो वो रख देगा एंड आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। ओके, तो दिस वाज आल्सो वन थिंग। तो एक चीज़ है कि एंड नॉट जस्ट सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करो, वो अल्टीमेटली कंपाइल होती है, एंड कंपाइल होने के बाद वो भी मशीन कोड ही जनरेट करती है। वो भी इवन पाइथन के पास वर्चुअल मशीन है, जावा के पास JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, तो वो वहाँ पे वही प्रोसेस करते हैं, इन्हीं चीज़ों को वो करते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट होता है, बट अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स आर सेम। आई होप ये कंपाइलेशन प्रोसेस भी क्लियर था। भाई कुछ ज्यादा फास्ट नहीं चला गया? ओके, या यार लाइक थोड़ा रिकॉर्डिंग है। स्लो कर? अच्छा, ओके ओके, सॉरी। बट ठीक है फिर भी। ओके, आई गेस यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? होप सो। बट कंपाइलेशन प्रोसेस दिखाने का रीज़न ये था ना कि मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम असेंबली में कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली, एंड उसको आपको जाना, वो आपके लिए जाना ज़रूरी है, क्योंकि असेंबली इज़ इंपॉर्टेंट। यू आर हियर टू लर्न असेंबली, तो आपको ये प्रीरिक्विज़ाइट्स में पता होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा भी होता है, एंड फिर आप असेंबली में कोड करो, तब आपको चीज़ें और रेलेवेंट लगेगी। तो क्या करते हैं, आप थोड़ा असेंबली में कोड करना स्टार्ट करें क्या? आई मीन लेट्स स्टार्ट। लेट्स डू इट। अरे भाई कुछ बोलेंगे यार। किसी को कुछ डाउट्स या कुछ, या कोई पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है कि वापस बताना चाहिए मुझे, तो प्लीज़ लेट मी नो, I'll simply explain that again. हेलो, 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 हेलो। सब बढ़िया चल रहा है। ओके, और कोई है ऐसा? आशुतोष, अमन, कंटिन्यू करता है। कुछ इशू है नहीं? मतलब कुछ इशू नहीं है ना? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ, मतलब मैं कोई पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। অ্যাপও তোকে বলছে যে কন্টিনিউ করতে। ओके ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं। तो डिकम्पाइलेशन का मतलब क्या होता है, या डिसअसेंबली का मतलब क्या होता है? अभी आपने कंपाइलेशन स्टेज के बारे में जाना, राइट? आपने कंपाइलेशन का पूरा प्रोसेस देखा, यहाँ पे मैंने खुद एक बार फिर से नोट्स में डाल दिया है। कंपाइलेशन के प्रोसेस में क्या था कि आप एग्जीक्यूटेबल फाइल तक जा रहे थे। डिकम्पाइलेशन के प्रोसेस में आप वापस से क्या करोगे, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल से वापस से आप क्या करोगे, सोर्स कोड में आओगे। ऐसा सीन होता है कि उल्टा, इसी तो रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं कि आप उल्टा करके वापस आओ। वापस से इन सारे स्टेप्स को देखो, आप पहले इसको असेंबली में कन्वर्ट करो, असेंबली में देखो, या फिर उसका हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखाओ उसको। बट होता क्या है कि कंपाइलेशन प्रोसेस के टाइम पे ना, जो भी वेरिएबल्स हैं फॉर एग्जांपल जो आप डिफाइन करते हो, वो वेरिएबल्स के जो नेम्स हैं वो चले जाते हैं, ठीक है? वो लूज़ हो जाते हैं।
तो इसलिए जो आप जब उसे क्या करते हो, डिकम्पाइल करते हो, कंपाइलेशन का मतलब कि आप सोर्स कोड से वापस एग्जीक्यूटेबल तक आ रहे हो, यानी कि जो बाइनरी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए ./a.out वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो आप इस स्टेज से इस स्टेज तक आए हो, ठीक है। डी का उसे कंपाइलेशन कह रहे हैं। जब आप डिकम्पाइलेशन की बात करते हो तो आप इस एग्जीक्यूटेबल को उठाओगे और इस एग्जीक्यूटेबल से आप क्या करोगे, आप सोर्स कोड तक जाने की कोशिश करोगे वापस। बट ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस होता क्या है कि जो मतलब आपका क्या बोलते हैं, जो वेरिएबल नेम्स हो गया, कुछ और भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसी के चलते क्या होता है ना कि आप वो सब चीज़ें, आपके पास जो सोर्स कोड आएगा वो उतना सही से रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको दिखाऊंगा भी अभी कुछ देर में, डोंट वरी। घिड्रा एक यूटिलिटी है जिससे आप देख सकते हो। ओके, तो ये डिकम्पाइलेशन का मतलब आई होप समझ में आया हो। अब एक डिकम्पाइलेशन के साथ भी एक चीज़ होती है जिसे हम डिसअसेंबली कहते हैं, जो मैं जीडीबी में कर रहा था। अभी मैं जीडीबी पे आऊँगा एंड आप सब जीडीबी में ट्राई करना चीज़ों को, ठीक है। तो डिसअसेंबली की अगर बात करें ना, तो डिसअसेंबली का मतलब क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिसअसेंबली का, ठीक है। देखो, अल्टीमेटली ये जो निमोनिक्स है, ये जो पुश देख रहे हो, आप आरबीपी जो रजिस्टर देख रहे हो, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यूज के साथ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो 48, 89, E5, ये सब आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। सिमिलरली ये इसका रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, मशीन तो 0 1 ही समझती है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट वही बाइनरी में कन्वर्ट होता है 0 1 में, बेसिकली 0 0 1 जो भी है। तो ये जो 55 आप देख रहे हो ना, जब आप करते हो, अब जब आप डिसअसेंबल करते हो ना प्रोग्राम को, जब आप डिसअसेंबल करते हो, तो डिसअसेंबल करने का मतलब क्या हो रहा है कि आप इस पर्टिकुलर बाइनरी को उठा रहे हो एंड आप उसको असेंबली में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि आप इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को उठा रहे हो फॉर एग्जांपल, एंड आप उसे असेंबली में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे डिसअसेंबली कहते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। तो जब मैं जीडीबी में टाइप कर रहा था डिसअसेंबल, ओके, तो जीडीबी क्या कर रहा था ना, जीडीबी वही पर्टिकुलर बाइनरी को क्या कर रहा था, उसको उठा करके उसके जो चीज़ें, उसके मीनिंग फाइंड करके आपके लिए उसको असेंबली फॉर्मेट में दिखा रहा था, क्योंकि ये उतना रीडेबल नहीं है, बट असेंबली हमारे लिए फिर भी रीडेबल है, ह्यूमन रीडेबल है वो, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ही होता है, ये डिसअसेंबली का मतलब है बेसिकली। डिकम्पाइलेशन का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली क्या है ना कि देखो, डिसअसेंबली में आप सिर्फ और सिर्फ असेंबली तक जाते हो, डिकम्पाइलेशन में आप एक स्टेप और आगे जाते हो और आप डायरेक्टली सोर्स कोड को देखने की ट्राई करते हो जो लिखा हुआ था, ठीक है। ओके, stdio.h फॉर एग्जांपल, एंड इंट मेन जो भी हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम था फॉर एग्जांपल, ओके, आप उसको देखने की कोशिश करते हो, ओके। तो ये क्या है ना कि ये आप इसे, ये जितना हुआ ना, इसे डिकम्पाइलेशन कहेंगे। इतने दूर तक आओ तो इसे डिसअसेंबली कहेंगे। तो आई होप डिकम्पाइलेशन एंड डिसअसेंबली में फ़र्क आपको समझ में आ चुका होगा, राइट? होप सो। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज डिबगिंग, ओके। जो मैं कर रहा था एंड आप लोग शायद ओवरवेलमिंग हो चुके होंगे जब मैं जीडीबी ओपन करके वो सब चीज़ें कर रहा था, तो ठीक है। अब आप भी करोगे वो चीज़ें मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि आप अब एक्चुअली इस समय में कोड करने वाले हो, ठीक है। सो या डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग एक प्रोसेस होता है कि आप एरर्स को फिक्स कर सको, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम में आपके कुछ एरर्स आए फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि वो एरर्स किसी भी लाइन में हो सकती है, ठीक है, या कुछ असेंबली इंस्ट्रक्शंस में ही हो सकती है। तो डिबगिंग में आप क्या कर सकते हो ना, डिबगिंग का यूज़ करके जब भी आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है या किसी अ, गलत तरीके से वो काम नहीं मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर रन ही नहीं हो रहा है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपर्स क्या करते हैं ना, डिबगिंग का यूज़ करके अपने कोड को वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोग्राम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, डिबगिंग हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या है ना कि फॉर एग्जांपल मान लो, मैं इस ऊपर आता हूँ, ठीक है। देखो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, चीज़ें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो एंड यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड, जब मैंने आपको दिखाया कि कैसे सीपीयू में कुछ रजिस्टर्स होते हैं, फिर मेमोरी भी होता है, ठीक है। एंड प्रोग्राम लोड होने के बाद अगर मैं जस्ट रन ही करूँ इसको, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। बट व्हाट इफ मैं एक पर्टिकुलर स्पेस पे पॉज़ कर जाऊँ, अगर मैं यहीं पे पॉज़ कर दूँ तो, ठीक है। तो पॉज़ करूँगा तो क्या होगा कि मुझे दिखेगा कि सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर क्या है, मेमोरी के अंदर क्या है, ठीक है। तो डिबगिंग का यूज़ करके क्या है कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर क्या है, ओके। इनफैक्ट मेमोरी के अंदर क्या क्या कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप देख सकते हो
आप इसको रोक सकते हो, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो कि यार तुम यहीं पे रुक जाओ, इसके आगे तुम जाना मत, ठीक है। एंड ये जो सीपीयू भी जो चल रहा है ना वो चलेगा नहीं, वो चुपचाप शांत बैठेगा। एंड जो भी इसके वैल्यूज है आप उसको देख सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के साथ साथ आप लाइक लिटरली यू कैन मॉडिफाई दीज वैल्यूज एज वेल। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओके। वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर, ताकि आप उस प्रोग्राम को अपने हिसाब से बिहेव करवा सको, राइट। इवन पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड कंपैरिजन हो रहा है, मेमोरी में पासवर्ड तुमने गलत ही डाला हो, ठीक है, लेकिन जब देख रहे हो कि सीपीयू कंपेयर कर रहा है तो कंपैरिजन टाइम पे एक्चुअल रियल पासवर्ड ही डाल दो। तो गलत पासवर्ड मतलब पासवर्ड पता नहीं भी हो तो भी आप क्रैक कर जाते हो चीज़ों को। एंड यही टेक्निक का यूज़ करके यूजली आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्रैक होते हैं। खैर तो आई होप डिबगिंग क्या है, डिबगिंग कुछ नहीं है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे के दिखाऊंगा आपको, ओके। लेट्स डू वन थिंग, let's do one thing, let's actually write a program, a basic hello world program already I have, okay। I want you all to copy this program, सिर्फ मैं ही करूँ वो सही नहीं है, ओके। कॉपी दिस प्रोग्राम, ठीक है। कॉपी करने के बाद if you are having WSL और even I mean Linux doesn't matter, like VMware में वर्चुअल बॉक्स में इसको कॉपी करिए आप, ओके। कॉपी करने के बाद आप अपने मन चाहे एडिटर में, ठीक है, इसको ओपन करिए। एंड बाय दैट आई मीन कि फॉर एग्जांपल इफ आई से vi test.c, ठीक है, मैंने लिखा test.c, test.c मेरे पास पहले से है, जस्ट अ सेकंड, vir.c फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड मैंने अपने प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया। क्या प्रोग्राम कर रहा है, प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा है, दो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, दीज आर टू पैरामीटर्स, ओके। एंड यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे दो वैल्यूज, जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। एंड उन दोनों वैल्यूज को ऐड करके रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है वो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर की जा रही है, यानी कि 3 + 4 7 इसके अंदर स्टोर की जाएगी। फिर इसी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम रिटर्न करेंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू है 7 को हम रिटर्न करेंगे। तो सिंपली वी आर एडिंग टू नंबर्स, ओके, जस्ट अ सेकंड, होप सो, क्या सी या गुड टू गो। एज यूजुअल जीसीसी r.c, मेरे साथ सब करो ये चीज़, ठीक है। एंड एक काम करते हैं -or ये करना, ठीक है, या कोई भी नाम, ओके। एंड ये करने के बाद आपको जो बाइनरी है वो मिलेगी, ठीक है। बाइनरी मिलेगी क्या, ls -la फॉर एग्जांपल, ओके, ls -la r.c, ठीक है। तो ये बाइनरी मिली है मुझे, ठीक है। ये जो बाइनरी है ये मिल चुकी है हमारे पास, ये बाइनरी है हमारी रेडी है चुकी है, ./r। तो सम जो है आप देख सकते हो कि 7 रिटर्न हुआ है। ये बेसिक सी प्रोग्राम है। क्या सभी लोगों ने, नहीं नहीं अभी ओबीजेडम मत करो, रुक जाओ। मैं बोल रहा हूँ सब लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लोड किया अपने कंप्यूटर में, आई मीन किसी भी कोड एडिटर में, और बाकी सब लोग ये छोटे से सी प्रोग्राम को जो एडिशन परफॉर्म कर रहा है उसको क्या अपने कंप्यूटर में आप लोगों ने लोड किया, हेलो, डन, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स, yesterday, न्यू ईयर, पुनीत, शरबत, मीत, whatever your name, ग्रिंडलवाल्ड, नाइस नेम, आशुतोष, जल्दी 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 बताओ, डन। लिनक्स में ही करना, ठीक है, क्योंकि हम लिनक्स में काम करने वाले हैं। डू इट ऑन लिनक्स इफ यू आर हैविंग लिनक्स, इट्स गुड। इफ यू आर नॉट, जस्ट डू वन थिंग, गो टू टर्मिनल, ओके, एंड जस्ट टाइप wsl -install एंड यू विल गुड टू गो, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सबका हो गया? आई वांट रिस्पांस फॉर एवरीवन, आई मीन फ्रॉम एवरीवन। Okay, Puneet has done. Puneet, you have done it on Linux? Meet, have you done it on Linux? Because we are going to use GDB, right? And that is only for Linux based systems. That is a debugger. अरे वाह, क्या DN. Even Disha has done. चलो. You have not done it in Linux. Puneet, do one thing. See my screen. Okay. And अपने टर्मिनल में हो जाओ, ये बस ओपन करो टर्मिनल को, एंड वहाँ पे ये कमांड लिखो, ठीक है। देखो सुनो,
लिखो WSL माइनस माइनस इंस्टॉल, ठीक है। ये कमांड जल्दी से लिखो एंड डाउनलोड करो सब सिस्टम लिनक्स तुम्हारे लिए, तुम्हारे विंडोज में ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके अच्छा, तो भैया लिनक्स में vi फिर फाइल नेम, उसके बाद कोड कॉपी किए और कुछ कमांड रन किए। अच्छा हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर, मिनट, जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग टू दैट। ओके सो वी हैव अ सिंपल, क्या है ना कि आप vi मतलब ये तो कोड एडिटर है, आप VS कोड यूज़ करो या आप नैनो यूज़ करो फॉर एग्जांपल। ओके डजेंट मैटर, आप vi में जाओ, vi जैसे कि मैं विम यूज़ कर रहा हूँ, तो विम में जा करके जस्ट ओपन, जैसे मेरा फाइल है। ओके अगर आपके पास फाइल नहीं है डजेंट मैटर, आप एंड कॉपी पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट V यूज़ करना एंड कॉपी पेस्ट हो जाएगा। स्केप कंट्रोल कोलन आई मीन एंड शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। ओके राइट एंड क्विट यूज़ करके आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज कर सकते हो और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद डजेंट मैटर, आप किसी भी आप इवन नैनो में भी कर सकते हो, मैं नैनो में भी दिखा देता हूँ, नैनो r.c। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है कि आपको कंट्रोल O करना पड़ेगा राइट करने के लिए, फाइल नेम टू राइट r.c, जस्ट एंटर एंड देन कंट्रोल X एंड आपका ये भी हो जाएगा। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। एंड कुछ नहीं करना है, जीसीसी करना है r.c कंपाइल करने के लिए -o एंड देन आउटपुट फाइल जो है वो रैंडमली क्या करता है a.out जनरेट करता है, बट हमें ये नाम नहीं चाहिए, वी वांट सम, मुझे मेरा मनचाहा नाम चाहिए, तो मैं माइनस को r कर रहा हूँ, ठीक है। तो r हो गया, तो नाउ आई हैव ls माइनस la एंड देन r, एज यू कैन सी हैविंग इट, डजंट मैटर, ठीक है। सो डू वन थिंग, अब मेरे को यहाँ पे सबका हो चुका है, तो मेरे को अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लाइक मुझे फॉलो करना, सॉरी gdb डॉट स्लैश, ओके आर, जो भी आपका बाइनरी का नाम है वो डॉट स्लैश एंड देन बाइनरी नेम एंड देन एंटर, ठीक है। ओके मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे डिसेबल करने दो, रुक जाओ, वरना तुम लोग को और मेरे में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। vi home slash dot gdb init, ठीक है। लेट मी ऐड अ कमेंट ओवर हियर, जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को थोड़े से मॉडिफाई किए हुए हैं, तो या कमेंट आउट राइट एंड क्विट जो भी है। ओके एंड इफ आई नाउ, अगर मैं लोड करूं जीडीबी को आपके सामने अभी, ठीक है, विद आर, आप देखोगे कि इस बार कुछ जैसे आप लोगों का लोड हो रहा होगा वैसे मेरा ही लोड हुआ है, ठीक है। तो क्या सबको ये इंटरफेस अब तक मिला है, ये बताओ मुझे। एवरीवन डन? क्या ये इंटरफेस जीडीबी डॉट स्लैश माइनस जो भी आपका प्रोग्राम का जो आपने कंपाइल करके जो नाम दिया वो दिखा रहा है क्या? पुनीत का हो गया क्या? गाइस कुछ बोलो यार, टाइम जा रहा है। ओके लिनक्स इंस्टॉल हो गया, दैट्स ग्रेट पुनीत। ओके डू वन थिंग पुनीत, टेक दिस कोड, ओके ये कोड लो एंड इस कोड को क्या करो ना, लाइक लिनक्स टर्मिनल में टाइप करो, ठीक है। मेरे को देखो एक बार, मेरे मेरे स्क्रीन को देखो, ठीक है पुनीत, देखो तुमको पहले क्या करना है ना, लिखो vi, ओके एंड vi करके क्या करो कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ पुनीत डॉट सी, जो भी फाइल का नाम चाहिए वो लिख दो, ठीक है। ये पहला चीज़ है, ओके ये करो। करने के बाद यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे इसको कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस से आओ इसके अंदर, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी करना। इतना कर लिया, इतना कर लिया तो बताओ। इतना कर लिया तो बताओ, या यहाँ पे कंट्रोल निंजा ने जैसे अच्छे से बता दिया है, ठीक है, हाउ टू डू थिंग्स बेसिकली। ओके या डेफिनेटली डू दैट, sudo apt install gdb, ओके ये जो कमांड है, ये कमांड को बेसिकली यहाँ पे यूज करो, अगर आपका दिखा रहा है कि ओके मैसेज डिस्कशन ऑन दिस, ओके तो ये कमांड जो है, ये कमांड बेसिकली क्या करो कि एग्जीक्यूट करो एंड तुम्हारा जीडीबी डाउनलोड हो जाएगा। पुनीत आर यू एबल टू फॉलो कोड?
को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अच्छा, कॉपी हो गया। कॉपी हो गया एंड सेव भी हो गया फाइल। फाइल को सेव हुआ क्या? या आगे बताऊँ मैं? नो इश्यूज़ सो हो गया क्या? सेव हो गया, अच्छा चलो ठीक है, ग्रेट। नाउ पुनीत, तुमने जिस भी नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल सेव किया फाइल को, ठीक है? आई डोंट वांट टू सेव। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने जिस भी नाम से सेव किया है, ठीक है? तो जीसीसी लगा के उस फाइल का नाम एंड देन आउटपुट में जो भी फाइल का नाम तुम्हें चाहिए वो लिख दो, ठीक है? कोड डॉट सी, ठीक है? तो तुम लिखो जीसीसी कोड डॉट सी माइनस ओ कोड, ओके? ऐसे लिख दो एंड इसको फिर लोड करो जीडीबी डॉट स्लैश कोड, ओके? ऐसे करके इसको लोड करो। ओके? एंड तुम्हें फिर क्या करेगा ना, तुम्हें बेसिकली कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट मिलेगा जैसे कि मुझे मिला है जीडीबी डॉट स्लैश आर्किटेक्ट। तो कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट मिलेगा, जीडीबी करके एक आएगा तुम्हारे पास। ओके, मैं आगे बढ़ूँ फिर? हो गया यहाँ तक? परफेक्ट। चलो, अब देखो जीडीबी क्या है ना, देखो यहाँ पे थोड़े नोट्स पे जाते हैं। देखो यार, पहली बात तो डिबगिंग, जैसे कि मैंने बताया कि क्या कर सकते हो ना कि तुम किसी प्रोग्राम की मेमोरी को इंस्पेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा तुम इवन जो तुम्हारे सीपीयू के जो मेमोरीज हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, पहले तो यहाँ पे कोलन लगा के क्लियर कर लो। क्लियर करना है स्क्रीन तो ये दबाना। ओके, यहाँ पे वन के ऊपर देखो तो ये है टिल्डे साइन, क्या बोलते हैं इसको, नॉट श्योर, कुछ तो बोलते हैं इसको। क्लियर करो एंड क्लियर हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है? तो ऐसे आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब क्या है ना कि देखो, जस्ट टाइप डिस एस, डिस एस करोगे एंड डिसअसेंबल लिखो एंड लिखो मेन। ओके, डिसअसेंबल मेन लिखो। ये कमांड मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये कमांड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। जस्ट टाइप दिस कमांड। डन गाइस, डन। भाई यहाँ पे और लोग हैं, माइक ओपन करके थोड़ा तो कम्युनिकेट कर सकते हैं सब। अच्छा ओके, सो आई होप यहाँ पे सबने किया हो डिसअसेंबल मेन। एंटर करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक देखो यहाँ पे ये परसेंटेज दिख रहा है तुमको। मैंने कहा था ना, इसे कहते हैं AT&T सिंटैक्स। ओके, दिस इज बेसिकली यही है आपका। यहाँ पे पहली बात तो आप देख रहे हो कि ये ऑपकोड है एंड ये ऑपरेंड्स है हमारे पास, ठीक है? आप देख पा रहे हो, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज असेंबली इंस्ट्रक्शंस। आपका जो मेन का जो कोड है ना, यानी कि जो आपने मेन लिखा है, मेन फंक्शन के अंदर जो भी आपने दो नंबर्स को ऐड करने का जो कोड लिखा है, वो कुछ ऐसे दिखा रहा है, कुछ ऐसा है, ठीक है? एंड अगर आप देखो सही से नोटिस करो तो यहाँ पे 4 भी है और यहाँ पे 3 भी है। इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। या एग्जैक्टली राइट, एब्सोल्युटली, ठीक है? तो ये, बट ये क्या है ना, ये देखो ये AT&T सिंटैक्स में थोड़ा परसेंटेज जैसा चीज़ें आ रहा है, डॉलर जैसी चीज़ें आ सकती है, ठीक है? डॉलर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए डिसअसेंबली ऐसे लिखेंगे, सेट डिसअसेंबली जो मैं दिखा रहा था, फ्लेवर डिसअसेंबली फ्लेवर टू इंटेल। ओके, ये करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो डिफ़ॉल्ट जो AT&T सिंटैक्स में आ रहा है, ठीक है? यानी कि जैसे असेंबली दिखा रहा है, तुम्हें गलत लाइक थोड़ा थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा बस, ठीक है? एंड आप वापस से अप एरो की जो है ना उसको प्रेस करना एंड यहाँ पे तुम्हारे पास फिर से तुम्हें डिसअसेंबल मेन का कमांड मिल जाएगा। एंटर करना एंड अब तुम देख सकते हो कि थोड़ा क्लीन हो चुका है। अब तुम्हें दिख रहा है कि हाँ, पुश कर रहे हैं आरबीपी को, आरएसपी को आरबीपी में मूव कर रहे हैं। वी आर मूविंग 4 टू ESI, 3 टू EDI। ओके, तो अब दिख रहा है, कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है? प्रिंटफ फंक्शन को भी कॉल हो रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम देख पा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट बेसिकली। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जैसे मैं लिखूँ रन। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो रन, ठीक है? तो अगर मैं रन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो प्रोग्राम
रन जो हुआ, ठीक है, प्रोग्राम तो रन किया, एंड साथ साथ उसने क्या किया, सम को भी रिटर्न किया कि भाई 7 है। तो तुम इवन डिबगर के अंदर भी प्रोग्राम को चला सकते हो। लेकिन यार मैं तो प्रोग्राम को ऐसे भी चला सकता हूँ, डिबगर के अंदर चला के क्या मतलब है, लाइक व्हाट डू, लाइक क्यों ही करना वो सब चीज, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं स्क्रीन फिर से क्लियर करता हूँ, मैं लिखूंगा डिसअसेंबल मेन अगेन। मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यार एक काम करो, ठीक है, लेट्स ऐड अ ब्रेक पॉइंट। मैं बोलूंगा कि यार जो मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन पे ब्रेक पॉइंट ऐड करो। देखो प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम मस्त मस्त मौला आराम से चल चल के आएगा एंड सब कुछ तुम्हें वैल्यू भी प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। बट हम बोलेंगे नहीं बाबू रुक जाओ, तुम यहीं पे रुको, तुम्हें अब कहीं नहीं। के अंदर क्या हम देखेंगे, एंड एक एक करके हम क्या करेंगे, नहीं तुम अब तुम डायरेक्टली नहीं चल सकते हो, हम तुम्हें एक एक करके चलाएंगे, हम एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को पुश करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, ओके। एंड हम देखेंगे कि कहाँ पे कोई अगर कोई इशू आ भी है, कौन से इंस्ट्रक्शन पे कुछ इशू आ रहा है। तो इसे डिबगिंग कहते हैं कि आप देख रहे हो चीज़ों को इसी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ब्रेक एट मेन, ओके, हम ब्रेक पॉइंट ऐड करेंगे मेन फंक्शन के ऊपर। सो लेट्स ऐड अ ब्रेक पॉइंट एट मेन। तो यहाँ पे ये कमांड भी मैं लिख रहा हूँ, ऐड अ ब्रेक पॉइंट एट मेन, ओके, एंड देन लेट जस्ट हिट एंटर। ब्रेक पॉइंट ऐड हो चुका है ना, आप देख सकते हो कि उसने 669 पे ऐड किया। अगर आप देखो तो यहाँ पे 69 दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी 69 दिखा रहा है। एंड रिमेंबर द रेलेवेंस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स अगेन, इफ यस यू कैन सी दैट कैसे नंबर 0x का मतलब, अगर कोई भी नंबर 0x से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो हेक्साडेसिमल नंबर है, याद रखना इस चीज़ को। एंड इसलिए हमने सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर को डिस्कस किया था, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, आपके लिए आप यूज टू हो जाओगे इस चीज़ से, आपको दिखेगा ही दिखेगा। इवन आपको जो फंक्शंस दिख रहे हैं, इवन आपको जो वैल्यूज दिख रहे हैं, सबके सब हेक्साडेसिमल नंबर्स में है। नाउ यू कैन आस्क मी दैट व्हाई हेक्साडेसिमल नंबर्स एंड व्हाई नॉट डेसिमल नंबर्स। देखो कंप्यूटर्स इस पे बेटरली चल पाते हैं, डेसिमल में नहीं चल पाते, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसा किया गया है, ओके। जो भी हो, शायद चल भी पाए, आई एम नॉट श्योर। खैर बट जैसे कि हमने क्या किया, अभी तक सबने ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया होगा मेन के ऊपर, ठीक है। तो मेन पे जैसे ही ब्रेक पॉइंट ऐड किया, अब रन करो, ठीक है। अब जब आप रन करोगे ना, ठीक है, प्रोग्राम को, तो रन करोगे तो देखोगे इस बार आपको आउटपुट नहीं मिला था जो पहले मिला था, आपको 7 मिला था, ठीक है। बट उसने बोला कि ब्रेक पॉइंट हिट हो चुका है, ब्रेक पॉइंट 1 पे हिट किया वो, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे है। एंड अगर आप करो डिसअसेंबल मेन अगेन, ठीक है, तो आप देखोगे आपको ये छोटा सा एरो दिखेगा यहाँ पे। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सीपीयू अभी इस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। आपको वो याद है जैसे कि मैंने एमुलेटर दिखाया था आपको, अगर आपको ये याद हो तो, राइट। तो क्या था कि जैसे हम लोड कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल स्टेप कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम काउंटर था ना, प्रोग्राम काउंटर जो लिखा रहा था कि भाई ये एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई ये एग्जीक्यूट होने वाला है अभी, ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंड आप फिर क्या कर सकते हो, एन आई कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, एन आई, आगे वाले आगे बढ़ो, एन आई का मतलब है आगे बढ़ो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ओके। सो डू एन आई। एनी क्वेश्चंस? आई सॉ समवन टाइपिंग, दैट्स अमन, ओके, लिखूंगा। जब आप एन आई करोगे तो आप क्या है ना, आप देखोगे आप 6, आप अभी जो है ना, आप कहाँ पे दिखा भी रहा है 6D, आप 6D पे, यानी कि अब आप यहाँ पे आ चुके हो। अगेन डिसअसेंबल करो, आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे आ चुके हो, राइट। तो ऐसे ऐसे करके आप, लेकिन बोलोगे भैया मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो ना रजिस्टर्स दिख रहे हैं। ये स्टैक जैसा कुछ आ रहा है एमुलेटर में, उसी टाइप का है क्या प्रोसेस? कौन सा अमन? यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये बहुत सिंपल मैंने लिखा है, ठीक है। बट एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। ये बेसिकली ये भी रेलेवेंट है, ये एंड्रॉइड में जो तुम्हारे आर्किटेक्चर होते हैं ना, आर्म बेस्ड आर्किटेक्चर में ऐसे यूज होते हैं। बट जब तुम इंटेल बेस्ड हो, यानी कि तुम्हारे पास जो इंटेल का चिपसेट है ना, उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। तो आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होता है, प्रोसेसर स्पेसिफिक होता है ये, ठीक है। बट बिल्कुल वो सेम चीज़ है ये। एंड बट इसको देखो, अब इसका है ना कि इसको ऐसे विजुलाइज करना अच्छा नहीं है, तो इसको विजुलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस इनेबल कर सकते हैं। तो TUI, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस इनेबल, TUI इनेबल को तुम्हारे पास टेक्स्ट यूजर इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यू विल गेट अ टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, TUI enable, you will get a text user interface, and then
अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या दिखाना है, तुम्हें मैं चाहता हूँ कि मुझे असेंबली का सोर्स कोड दिखे, तो मैं लिखूंगा लेआउट एसम, ठीक है। तो अभी रन नहीं हो रहा प्रोग्राम, इसलिए यहाँ पे कोई असेंबली दिख नहीं रहा हमें, ठीक है। मैं साथ साथ चाहता हूँ मुझे रजिस्टर्स भी दिखे, तो लेआउट रजिस्टर्स, ओके। सो एज यू कैन सी रजिस्टर्स भी आ रहा है। लेट्स रन द प्रोग्राम। ये कमांड, यस आई वांट टू रन इट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर ऐसा आ रहा है तो टाइप वाई एंड एंटर, इसको फॉलो करो। एंड एज यू कैन सी इस बार थोड़ा बेटरली तुम देख पा रहे हो चीज़ों को, इस बार आपको सही से एक टेक्स्ट यूजर इंटरफेस के थ्रू आप इसको नेविगेट कर सकते हो। आप फिर से एन आई करोगे, आपको ये आगे जाता हुआ दिखेगा। एंड रजिस्टर में वैल्यू भी जैसे ई एस आई में भी 4 जाएगा, ई एस आई की वैल्यू क्या है, ई एस आई अभी कहाँ है, ई एस आई का मतलब आर एस आई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ 0x7FF कुछ बड़ा वैल्यू है, लेकिन अब हम 4 मूव करने वाले हैं, तो 4 मूव हो गया, राइट। अगर अब ईडीआई में मैं 3 मूव करने वाला हूँ, तो ईडीआई कहाँ है मेरे पास, ईडीआई यहाँ पे है, इसके अंदर 1 है फिलहाल, ठीक है। एन आई किया, 3 मूव हो गया, राइट। तो वो एमुलेटर जैसा ही काम कर रहा है, बट ये एक्चुअल सीपीयू है, ये एक्चुअल सीपीयू के रजिस्टर्स हैं। एंड अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है जो क्या कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस लिख रहा है। तो इन कंप्यूटर बेसिकली इसको आरआईपी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहते हैं, कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड अगर आप एड्रेस देखो तो एड्रेस है यहाँ पे 555 एंड लास्ट में 1777, एंड इसका यही एड्रेस है, ये बता रहा है कि सीपीयू को भाई देख अगला इंस्ट्रक्शन तेरे को ये एग्जीक्यूट करना है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट किया जा रहा है, राइट। सो या आई मीन ऐसे ही आप असेंबली में चीज़ों को नेविगेट कर सकते हो, देख सकते हो, एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड थिंग्स बेसिकली। आप बस डिबग करो, आप प्रोग्राम को डिसअसेंबल करो। मैंने तो भाई मुझे लगता है शायद हज़ारों बार किया होगा, ओके, लिटरली बता रहा हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ, बट इनिशियली ये बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, राइट। बट लो लेवल जब आप सच में सिस्टम के इंटरनल वर्किंग्स को समझना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। आप जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कोई टीचर आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाएगा, क्योंकि शायद उनको पता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अपने कॉलेज में, बट वो करवाना भी नहीं चाहते, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो या दिस वाज इट, एंड या लेट्स राइट सम असेंबली लास्ट बट नॉट लीस्ट। अच्छा, एंड बाय द वे ये बस एक छोटा सा पार्ट था, अगर मैं बताऊं तो ये बस एक बेसिक था। इट्स मच मोर लाइक जितना भी आपने देखा वो 1% था सिर्फ, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हैं अभी। क्या असेंबली कोड लिखना है सबको, सब फ्री हो अभी, रेडी हो, या बंद करें आज का सेशन। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes। ओके ग्रेट, चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलो। तो मतलब चीज़ें समझ में आ रही है ना, ऐसा नहीं कि ओवरवेलमिंग हो गया, लाइक हमने सही से इसको बिल्डअप किया, राइट। मुझे लगा कि शायद मैं कॉम्प्लिकेट कर दूं चीज़ों को। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दैट्स व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स। एंड ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो देखना इसको वापस। ऑलराइट ग्रेट, सो लेट्स गो टू, ओके। सो देखो यार, असेंबली का ना एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट मैं तुमको दे रहा हूँ कोड लिखने का, ठीक है। ये फॉर्मेट मैं तुमको लिख के दिखा सकता हूँ, बट ये फॉर्मेट तुम अभी अपने पास रखो, ओके। लेट्स, ये असेंबली का कोड का फॉर्मेट होता है कि इस तरीके से आप अपने कोड को लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसी फॉर्मेट को कॉपी करूंगा, ठीक है। एंड इस फॉर्मेट को कॉपी करने के बाद लेट मी एक्चुअली गिव यू अ बेसिक थिंग, रुको ये करता है, रुको। एंड साथ साथ मैं क्या करता हूँ ना, पैरेलली इसको भी यहाँ पे रखता हूँ। लेट्स गो ओवर है, लेट्स डू वी आई, sorry, vi, and then नहीं, let's go to C instead, doesn't matter कोई भी हो, ठीक है। So guys, okay, so let me create a file। ये जो फाइल आप क्या है ना, फाइल आपको कैसे क्रिएट करने बता रहा हूँ, देखो। फाइल का नाम जो है आप टच करके भी क्रिएट कर सकते हो, बट वी आई अगेन, ठीक है। एंड वी आई करने के बाद या फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अंडरस्कोर कोड डॉट एजम भी कर सकते हो या नाजम भी कर सकते हो, मैं नाजम कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने नाजम किया, and I'm actually going to copy this particular code and I'm give that to you as well। I'm going to give that to you as well। take this। अच्छा रुको, शायद और सही तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, just a second। okay,
नाउ यू कैन डायरेक्टली कॉपी, ओके, कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। एंड मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग डिबग करो, ठीक है, क्योंकि आपको अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि कैसे इसको क्या करना है, बट मैं बता रहा हूँ आगे क्या करना है। देखो, जब आप असेंबली का प्रोग्राम लिखते हो ना, मैं बॉयलर प्लेट पे जाता हूँ पहले, तो जो बॉयलर प्लेट मैंने शेयर किया आपके साथ, द बॉयलर प्लेट, या दिस इज द बॉयलर प्लेट बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, या ओके। देखो, ये जो बॉयलर प्लेट आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आप पहला सेक्शन जो देख रहे हो सेक्शन डॉट टेक्स्ट है, एक और सेक्शन है सेक्शन डॉट डेटा, सेक्शन डॉट बी भी होता है, बट इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। देखो, सेक्शन डॉट टेक्स्ट के अंदर आपका अपना कोड जाता है, ठीक है, लाइक आप जो कोड लिखने वाले हो, जो कोड करने वाले हो, वहाँ पे जाता है। एंड यहाँ पे आपके पास एक डिक्लेरेशन भी होता है, ग्लोबल स्टार्ट अंडरस्कोर स्टार्ट, जो लिंकर को बताता है कि भाई प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, विच इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट का लेबल है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्ट उसी को बता रहा है, लिंकर को बता रहा है कि भाई देखो, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। एंड आपका जो भी कोड है वो यहाँ पे आप लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा है मूव AX60, ओके। एंड और भी कुछ ऑपरेशंस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे ये एग्जिट कर रहा है बेसिकली, ये सिस्कॉल है, इस पर हम कभी और बात करेंगे, नॉट टुडे। तो हम क्या करेंगे ना, हम बेसिकली, एंड यहाँ पे मैं इसकी भी बात कर लूँ ना, तो ये सेक्शन डॉट बी जो है ना, सेक्शन डॉट बी के अंदर ना क्या होता है कि अनइनिशियलाइज डेटा गोज हेयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब आप सी प्रोग्राम कर रहे हो, आप लिखते हो इंट a इक्वल्स टू 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड आप नॉर्मली डिक्लेयर करते हो इंटीजर a, ठीक है। ये आप दो तरीके से डेटा को डिक्लेयर करते हो, राइट। सेमीकोलन ऐड कर दो, वरना तुम लोग बोलोगे भैया को कोड करना नहीं आता, एक्चुअली नहीं आता, क्या करूँ। सो इंट a इक्वल्स टू 20 हो गया। ये जो है ना, ये इनिशियलाइज है, आपने इस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया, 20 के साथ इनिशियलाइज किया है। ऑन दी अदर हैंड आपने बस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बट किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज नहीं किया है। तो जो अनिशियलाइज वेरिएबल्स होते हैं वो सेक्शन डॉट बी में जाते हैं, जो 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 सॉरी अनइनिशियलाइज्ड होते हैं, जो इनिशियलाइज होते हैं वो सेक्शन डॉट डेटा के अंदर जाते हैं, ओके। आई होप दैट्स क्लियर। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे ना, जैसे कि ये बेसिक सा प्रोग्राम है, एंड ये प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, आपको इसको कॉपी करना है एज यूजुअल। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है। एंड ये स्टेप 1 है हमारा कि हम दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम ट्रैक भी करना चाहेंगे। एंड फिर ये एग्जिट कैसे कर रहा है इसमें बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट आज के लिए फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टेप को हम देख रहे हैं। वी आर मूविंग 5 इंटू आर एक्स, 3 इंटू आर एक्स, आई मीन ऐड कर रहे हैं, सॉरी। पहले तो वैल्यू 5 मूव कर रहे हैं, एंड आर एक्स के अंदर ही 3 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 7 हो जाएगा, ये सॉरी 8 हो जाएगा। आर एक्स के अंदर ही हम क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे। स्टेप 2 में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक मेमोरी है उसके अंदर हम 10 डाल रहे हैं आरबीएक्स के अंदर, फिर हम आरबीएक्स से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ पे 6 आ जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्लियर किया स्क्रीन को मैंने। अब देखो क्या है, देखो एक चीज़ समझो, जब मेरे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ hash include stdio.h फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड देन आई एम स्टार्टिंग विद माई कोड int main, एंड देन ओके, एंड उसके अंदर मैं कुछ भी प्रोग्राम अपना लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोग्राम है मेरे पास, ठीक है। कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर ने हाई ओवर, आपने तो इतना समझ लिया कि कंपाइलर क्या करता है, जो भी है, ये एरो बहुत बेकार हुआ बट डजंट मैटर। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, राइट। बट सिंस हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझा कि यार इतना आसान तो है नहीं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट, लाइक मैनी स्टेप्स आते हैं। तो बीच में कौन आता है, बीच में असेंबलर आता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है तो असेंबली में भी कन्वर्ट होता है ना, इतना तो हम समझ चुके हैं कंपाइलेशन स्टेज देख करके। तो ये प्रोग्राम पहले कन्वर्ट होता है, फिर असेंबली का भी स्टेज होता है, असेंबली में भी होता है ये, ठीक है। तो क्या है ना कि इसको फिर वापस कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर, यहाँ पे हम असेंबलर का यूज करते हैं, ठीक है। असेंबलर क्या करता है ना, असेंबलर उठाता है एक एक कोड को। अच्छा देखो, जैसे कि तुम्हारा प्रोग्राम पहले जो है ना, वो अब वो असेंबली में कन्वर्ट हो चुका है, तो असेंबलर क्या करेगा ना, इसको उठाएगा, एक एक करके उठाएगा, एंड इन सब को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इन सारे डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, एंड फिर सीपीयू को भेजेगा। तो हम क्या है ना, हम एक लेयर नीचे आ चुके हैं। हम पहले सी प्रोग्राम से, असेंबली से, फिर बाइनरी में जा रहे थे, अब हम असेंबली से जाएंगे बाइनरी में। तो जहाँ पे हम कंपाइलर यूज कर रहे थे, अभी हमें असेंबलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कौन सा बेस्ट असेंबलर है एक्चुअली, नाजम। नाजम एक है, बहुत पॉपुलर है, सबसे लाइक कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट असेंबलर्स है ये। तो नाजम करें -f, यानी कि फाइल स्पेसिफाई कर रहे हो, फाइल टाइप एल्फ है, क्योंकि ये एल्फ फाइल किस लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लिनक्स में काम कर रहा हूँ, तो लिनक्स पे एल्फ एग्जीक्यूटेबल्स होते हैं, ठीक है। तो नाजम -f एल्फ 64 बिट के लिए है, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है
फर्स्ट कोड डॉट nasm फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। माइनस ओ मुझे एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करना होता है। अगर आपको याद हो तो आपको असेंबली में हर कुछ मैनुअली करना पड़ता है। आप जब असेंबली में अगर आप देखो यहाँ पे जाओ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आपको पता है कि असेंबलर क्या करेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल देता है, फिर आपको ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करना पड़ता है, लिंकर को देना पड़ता है। लिंकर क्या करता है, उसको लिंक करता है एंड फिर आपको एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल मिलता है। तो हम क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक फर्स्ट कोड डॉट ओ अंडरस्कोर डॉट ओ, ओके, आपको ये मिलेगा डॉट ओ, ओके, आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगा, उसका एक्सटेंशन डॉट ओ होता है, ठीक है। एंटर किया हमने तो आपको फर्स्ट कोड डॉट ओ मिल चुका होगा, ls माइनस la ग्रेप फर्स्ट फर्स्ट कोड डॉट ओ मिल चुका है, ठीक है। ओके, सो अब क्या है, हमें लिंक करना है। लिंकिंग के लिए हम एलडी का यूज करेंगे। एलडी एक लिंकर है, ओके। एंड जो भी आपका फर्स्ट कोड डॉट ओ है उसको दो माइनस ओ प्रोवाइड करो, लिखो फर्स्ट कोड। क्योंकि देखो एक चीज समझो, ये भी एक, अगर आप लिखो फाइल, ठीक है, या अगर आप कैट करने की कोशिश, यानी कि आप कंटेंट देखने की कोशिश करो। अगर मैं करूँ कैट फर्स्ट कोड डॉट nasm, ठीक है, अगर मैं असेंबली फाइल को देखूँ तो मुझे बहुत इजीली दिखेगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। बट अगर मैं करूँ डॉट ओ, ठीक है, तो मुझे कुछ बाइनरी डेटा दिखेगा। एंड अगर आप उसको XXD करो फर्स्ट कोड डॉट ओ को, तो आप देखोगे कुछ नहीं बट दिस इज एन एल्फ बाइनरी राइट नाउ, जो कि अब रिप्रेजेंट किया जा रहा है तुम्हारे मशीन कोड में, ठीक है। एंड वहाँ पे दिख भी रहा है कि कैसे ये अंडरस्कोर स्टार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट या आई होप इट्स क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, लिंकर को देंगे, क्योंकि लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। एग्जीक्यूट अगर करने की मैं कोशिश करूँ फर्स्ट कोड डॉट ओ, परमिशन डिनाइड, लाइक यू कैन नॉट एग्जीक्यूट बेसिकली, ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, आपको उनको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ता है वो एग्जीक्यूट हो सके। डॉट ओ माइनस ओ फर्स्ट कोड एंड देन बाइनरी क्रिएट हो गया अपना। एंड अगर मैं करूँ, ठीक है, डॉट स्लैश फर्स्ट कोड, तो आपको कुछ आता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ स्क्रीन पे प्रिंट नहीं किया है, लेकिन प्रोसेसर ने सारे के सारे काम कर लिए। तो एज यूजुअल gdb डॉट स्लैश फर्स्ट कोड लोड करेंगे इस बाइनरी को देखने के लिए कि कैसे क्या काम हो रहा है। ब्रेक ब्रेक करेंगे कहाँ पे, आपको लिखना है ब्रेक एट अंडरस्कोर स्टार्ट, ओके। ब्रेक एट अंडरस्कोर TUI इनेबल, क्योंकि मुझे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस पसंद है। मुझे असेंबली देखना है तो मैं लिखूंगा लेआउट एसम। मुझे रजिस्टर्स देखना है तो मैं लिखूंगा लेआउट रजिस्टर्स। एंड मैं क्या करूंगा, रन करूंगा प्रोग्राम को, लेकिन मैंने सिंस ब्रेक पॉइंट ऐड किया हुआ है, कहाँ पे, स्टार्ट पे ऐड किया हुआ है, तो जहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अगर आपको याद हो तो, अरे क्या हुआ, ओके, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम असेंबली में कहाँ से स्टार्ट, अंडरस्कोर स्टार्ट से स्टार्ट होता है, अगर याद हो तो। अच्छा जो भी हो देख लेना। लेट्स रन द बाइनरी। अब आप देख सकते हो कि बट एज यूजुअल हमारा जो सिंटैक्स है वो AT&T में है, तो सेट दिस असेंबली फ्लेवर टू इंटेल। लेट्स रन द बाइनरी अगेन एंड यू कैन सी राइट नाउ व्हाई कि ये अब नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। एज यूजुअल आप 5 मूव कर रहे हो, लेट्स डू NI 5 मूव किया आपने RX के अंदर, आपने फिर आप ऐड करोगे 3 उसमें, तो 8 हो जाएगा वो, देखो 8 हो गया। अब आप 10 मूव कर रहे हो, 10 को बाइनरी में मैंने हेक्साडेसिमल में 0xA कहते हैं, अगर आपको याद हो तो 0 to 9 एंड देन 0xA का मतलब है 10। तो आपने EBX के अंदर मूव किया, यानी कि 10 मूव किया आपने। अब आप उससे 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको आप देख रहे हो 4 सब्ट्रैक्ट होते हुए, तो प्रोसेसर ने ये चीज़ कर दिया। एंड सिस्कॉल आएगा एंड या एग्जिट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एग्जिट का सिस्कॉल ऐड किया हुआ था, ठीक है। So yeah, like this how basically you can write your own assembly program and debug at the same time. Okay, so I hope so. Okay, okay, आज के लिए इतना काफी है, I guess बहुत हो गया, चलो। All right guys, so ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अरे यार shit, मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या? भाई लोग किसी का रिकॉर्डिंग चल रहा था।